अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। वॉइस अगर क्लियर है वेरीफाई कर दें मुझे, एंड लेट्स वेट फॉर सम अदर पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन, देन वी विल स्टार्ट इन अ फ्यू मिनट्स। Okay class, I'm back. Still a lot of students who have not yet joined the Zoom meeting. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है बट उनकी आईडी नहीं है उनके नाम के साथ। फ्यू स्टूडेंट्स काइंडली वो अपने आप को रीनेम कर लें, आईडी भी अपनी साथ लिख लें, सो दैट स्क्रीनशॉट जब लेंगे सीआर अटेंडेंस का तो आपका रोल नंबर भी साथ आ जाए। ओके, शाहज़ैब जैन इज़ आस्किंग कि यूनी ओपन हो रही है। देयर आर स्पेकुलेशंस गोइंग अबाउट दैट। ये बातें चल रही हैं कि यूनिवर्सिटी नेक्स्ट वीक से शायद ओपन हो जाए, पार्शियली ओपन हो जाए। लाइक हाइब्रिड स्ट्रक्चर का आपको थोड़ा सा शायद अंदाज़ा होगा कि इट विल बी, जो स्पेकुलेशंस हैं उनकी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ, बट दोज आर स्पेकुलेशंस। हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए फ्राइडे तक या उससे पहले या संडे तक कि मंडे से यूनिवर्सिटी स्टार्ट है और किस नौयत से स्टार्ट है। बट जो अभी तक सिचुएशन है उसके मुताबिक आई थिंक यही है कि जो कम स्टूडेंट्स की क्लासेस हैं वो कम रहेंगी, यानी कि ऑन ऑन कैंपस हो जाएंगी, लेकिन जिस क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, अराउंड आई थिंक 20 का कैप है, 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो वो फिर हाइब्रिड हो जाएंगे, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑन कैंपस ले रहे होंगे क्लास, और वही क्लास लाइव सेशन के थ्रू वही कुछ स्टूडेंट्स यानी कि बाकी स्टूडेंट्स जो बचते हैं वो ऑनलाइन लेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी आप तक कम्युनिकेट कर दी जाएगी अगर ऐसा होता है। यस, आई सेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आईडी लाजमी लिखते हैं बिलाल, आईडी लाजमी लिखते हैं, सेक्शन इज़ नॉट नेसेसरी एट दिस मोमेंट। सो ठीक है, सो मे बी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए। अ फ्यू टीचर्स हैव आल्सो करस्पॉन्डेड टू मी कि ये बातें चल रही हैं मैनेजमेंट में कि शायद यूनिवर्सिटी नेक्स्ट वीक से ओपन हो जाए और उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। बट अगेन इट कैन नॉट बी कन्फर्म्ड अनलेस अ नोटिफिकेशन हैज़ बीन इशूड। सो देर आर 80 to 90% चांसेस के हो जाए यूनिवर्सिटी ओपन नेक्स्ट वीक से हाइब्रिड स्ट्रक्चर के तौर पर, वरना मे भी ना हो। सो बहुत कम चांसेस है कि ना हो, वरना ज़्यादा चांसेस यही हैं कि यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। ओके, सो आज हमने एक दो चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो बल्कि एक असाइनमेंट है आपके लिए, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट असाइनमेंट, दिस इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट असाइनमेंट। आगे चल के एक दो और असाइनमेंट्स जो भी हमारी होंगी, एक होती है या दो होती हैं, उन असाइनमेंट्स पे जो तरीक़ेकार होगा वो काफ़ी लेंथी है। एक तरह से सबमिशन इंस्ट्रक्शंस आपके लिए हैं और किस तरह से आपने असाइनमेंट लिखनी है, क्या क्या तरीक़ेकार होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। तो फर्स्ट लेक्चर में जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आप फर्स्ट टाइम समझ लें, क्योंकि जब नेक्स्ट असाइनमेंट्स आएंगी तो उनके अंदर फिर हर चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन नहीं की जाएगी। इट्स अनदर गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, क्योंकि ये क्लास ऑनलाइन हो रही है तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज वेल। तो अगर फ्यूचर में भी आपको ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को समझने की कि असाइनमेंट किस तरह से जमा करवानी है या किस इंस्ट्रक्शन को किस तरह फॉलो करना है, तो इट वुड बी गुड कि आपको ये चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल होगी। सो असाइनमेंट के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा और मैं एक एक्सरसाइज करनी है जो कि शायद ज़्यादा टाइम हमारा उसमें लग जाएगा। दैट इज़ योर इनरोलमेंट। आई थिंक अभी तक वही सिचुएशन चल रही है जो कि लास्ट वीक थी कि सीएमएस के ऊपर आप लोगों को कोर्स इनरोल नहीं करने दिया जा रहा। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? सैयद मोहम्मद मुताहिर ये कह रहे हैं। कुछ बाकी स्टूडेंट्स अगर वेरीफाई करते हैं, मैं माइक थोड़ा सा और करीब कर लेता हूँ। आवाज़ अगर वेरीफाई करते हैं मेरी, अगर सही आ रही है बाकी स्टूडेंट्स को, काफ़ी हद तक क्लियर है, हो सकता है कुछ इंटरनेट में इशू हो। सो एलएमएस सीएमएस के जो इश्यूज़ हैं, आई थिंक अभी तक यही चल रहा है, यही सिचुएशन चल रही है कि आपको सीएमएस पे ये कोर्स इनरोल करने नहीं दिया जा रहा।
आई थिंक वही इश्यूज़ है कि ये सिर्फ CS के लिए कोर्स है, राइट। जिस तरह महत कह रहे हैं कि 2 कोर्सेज़ में होगा, आई थिंक वो 2 कोर्सेज़ वही हैं आपके, एक इंग्लिश में हो गए होंगे आप, और एक आई थिंक आपका जो इलेक्टिव है शायद उसमें हुए होंगे। इसके अलावा आई थिंक किसी में नहीं हुए हैं आप एनरोल। सो लास्ट वीक हमारी ये बात हुई थी, मैंने ईमेल कर दी है आईटी को, मैं उनसे करस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ। LMS का इशू तो सॉल्व हो गया है, बट CMS का इशू सॉल्व नहीं हुआ है। बट इशू ये है कि CMS के ऊपर ही हम LMS को डिपेंडेंट कर रहे हैं। LMS के ऊपर मैं सेल्फ इनरोलमेंट अभी ओपन कर दूंगा, और अभी सब स्टूडेंट्स इनरोल करेंगे इसी क्लास के अंदर रहते हुए। बेशक लॉग आउट करके दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लें, बट अभी आप जाकर उस पर इनरोल होंगे, मैं जब आपको बताऊंगा तब। लेकिन ये है कि जो भी स्टूडेंट्स इनरोल होंगे उनकी वेरिफिकेशन फिर मैं करूँगा कि क्या वो स्टूडेंट्स वही हैं जो कि इस कोर्स में हैं, या कोई और स्टूडेंट तो इनरोल नहीं हो गया। वो वेरिफिकेशन फिर CMS के थ्रू होती है। तो अभी हम फॉर द टाइम बीइंग LMS के ऊपर इनरोलमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और आप इनरोल करते हैं साथ साथ। फिर जब CMS के ऊपर आप आ जाएंगे तो वेरिफिकेशन मैं उस वक्त कर लूँगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स LMS के ऊपर या तो एक्स्ट्रा हैं या नहीं आए हैं। सो आपके सामने ही मैं सारा काम करता हूँ, ताकि आपको दोनों तरफ की चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आपकी सेल्फ इनरोलमेंट मैंने खोली है और फिर आप इनरोल करेंगे। और उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। एक बात ज़रा जहन में रखिएगा, LMS के ऊपर आई थिंक एक से ज़्यादा आईडीज़ बन जाती हैं स्टूडेंट्स की। एक ही स्टूडेंट की एक से ज़्यादा आईडीज़ हो जाती हैं मुख्तलिफ़ ईमेल्स से। तो आपकी अगर एक से ज़्यादा आईडीज़ बनी हुई हैं तो काइंडली एक ही आईडी से आपने इनरोल होना है इस कोर्स के अंदर, एक से ज़्यादा आईडीज़ से आपने इनरोल नहीं होना है। और जिस आईडी से आप इनरोल हो रहे हैं, जिस ईमेल आईडी से आप इनरोल हो रहे हैं, आई थिंक वो आपकी स्टूडेंट की जो आईडी है वो होगी समथिंग योर रोल नंबर @stu.smiu जो है। ज़्यादातर स्टूडेंट शायद उससे इनरोल होंगे। अगर उसके अलावा किसी और आईडी से आप इनरोल्ड हैं तो दैट्स ओके, आप उससे भी आके इनरोल हो सकते हैं। माय पॉइंट इज़ कि अगर एक से ज़्यादा आईडीज़ आपके पास हैं और आपके एक से ज़्यादा अकाउंट्स बन सकते हैं LMS के ऊपर, तो काइंडली एक ही अकाउंट से एक ही आईडी से आपने इनरोल होना है। स्क्रीन मैंने शेयर की है, आई थिंक अब स्क्रीन आपको विजिबल होगी। Okay, I'm going to LMS, sorry not lms.com, this one। साथ ही साथ मैं CMS को भी ज़रा चेक कर लेता हूँ आपके सामने। अभी मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले उनको ईमेल की है दोबारा कि CMS के ऊपर नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो अगेन चेक कर लेते हैं, अगर आ गई हैं तो दैट वुड बी गुड एज़ वेल। CR जो भी हैं आपके क्लास के सेक्शंस के, A के भी और B के भी, दोनों से मैं बात कर रहा हूँ। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं रफली, अगर आपको आइडिया हो तो? सेक्शन की बात कर रहा हूँ, A अलग और B अलग। ओके, यू कैन सी हेयर कि CMS के ऊपर 0 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। एक कोर्स मेरा जो है उसमें आ गए हैं स्टूडेंट्स इनरोल्ड, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जिस तरह आप भी कह रहे थे कि वो इनरोल नहीं हो रहे हैं हमारा कोर्स, तो इनरोल्ड मेरे पास अभी भी 0 स्टूडेंट्स हैं, A के भी और B के भी। साथ ही साथ ये इशू भी है कि मेरे पास हमारे जो कल की क्लास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसका कोर्स भी नहीं आया हुआ। तो अगेन वी आर वेटिंग। बट LMS के ऊपर कोर्सेज आ गए हैं मेरे। और अभी मैं आपके सामने सेल्फ इनरोलमेंट ओपन करता हूँ। आप सबसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने सामने LMS लॉगिन करें, और उसके अंदर अभी जब मैं सेल्फ इनरोलमेंट ओपन करूँगा तो उसमें आप इनरोल करें। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपने सिर्फ एक ही आईडी से इनरोल होना है, मुख्तलिफ आईडीज़ से इनरोल नहीं होना है। सो देर आर ऑलमोस्ट 42 पार्टिसिपेंट्स इन माई क्लास। आई एम गेसिंग, आई एम होपिंग कि 42 इनरोलमेंट्स एट लीस्ट मेरे पास यहाँ पर आ जाएँ। इसके अलावा अगर आप कम्युनिकेट कर दें दूसरे स्टूडेंट्स को, अभी कर दें, बहुत ही अच्छी बात है। अगर बाद में कर सकें तो बाद में कम्युनिकेट कर दें।
मुझे ईमेल जनरेट ना करनी पड़े तो दैट वुड बी गुड एज़ वेल। आपकी क्लास में ही मैं काम करवा रहा हूँ तो आप कम्युनिकेट करके दूसरे स्टूडेंट्स को भी इनरोल करवा दें। सो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में अभी इनरोलमेंट में ओपन कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का की एक्सरसाइज हम कल करेंगे। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स ए एंड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स बी, ये जो दो कोर्सेज हैं इनके अंदर मैं अभी इनरोलमेंट ओपन कर रहा हूँ। यू कैन व्यू व्हाट आई एम डूइंग एज वेल एंड देयर विल बी यूजर्स, एनरोलमेंट मेथड्स। मोहम्मद आकिब इज सेइंग कि सेक्शन ए में 35 अबव हैं। ओके 35 अबव हैं। आई थिंक आपके सेकंड सेमेस्टर में टोटल स्टूडेंट 77 या अंडर 80 ही हैं, समथिंग लाइक दैट। तो अगर 35 अबव आपके सेक्शन में है विच इज़ ए, तो बी में आई थिंक इतने ही होंगे, फिर 35 मिला के फिर 70 या 77 हो जाएंगे। सो आई थिंक रफली एक ही तरह के एक ही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं दोनों सेक्शंस में। वलीद अहमद ख़ान इस क्या कहना चाह रहे हैं आप? की, अच्छा आप की मांग रहे हैं, ठीक है। मैं वेट करें, मैंने अभी ओपन नहीं किया एनरोलमेंट, तो मैं ओपन करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। फलक शेर इस सेइंग 37 है स्टूडेंट्स। आई एम नॉट श्योर कि फलक शेर कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं, बी की। ओके सो 37 35 टोटल मिला के तकरीबन 77 के अराउंड, 75 के अराउंड ही बनते हैं। सो दैट्स ओके। एलएमएस नहीं चल रहा है, असद नासिर जाफरी कह रहे हैं। क्या इशू आ रहा है एलएमएस के अंदर, कैन यू एलाबोरेट? आपका अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है? कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका एलएमएस चल ही नहीं रहा है? पहले इस बात का जवाब दे दें मुझे। मुताहिर कह रहे हैं ओपन नहीं हो रहा। अगेन आपका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है या आप एलएमएस को ही ओपन नहीं कर पा रहे हैं? वेबसाइट कांट रीच, अच्छा। अब्दुल राफे कह रहे हैं लॉगिन नहीं हो रहा है। पुराना एलएमएस खुल रहा है। आपको किस आईडी से जा रहे हैं? आप इसको देखें ना, आप जो यूआरएल है वो ये लिखे हैं lms.smiu.edu.pk, दैट्स इट। वेबसाइट से ना जाएं, मे बी वेबसाइट से पुराना खुल रहा होगा। lms.smiu.edu.pk, इस पर जाएं। इट शुड बी एक्सेसिबल, इट इज़ ऑन द इंटरनेट, नॉट एनीवेयर एल्स। आईडी लॉगिन नहीं हो रही, ठीक है। सो ये आईडी का जो इशू है ये स्टूडेंट्स आपने खुद सही करवाना है आईटी से रब्ता करके। आईटी को आई थिंक आप ईमेल जनरेट कर देंगे ना, अगर SMIU IT सर्विसेज को, तो वो आपका जो है वो ओपन कर देंगे। आई थिंक ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप अगर आज ईमेल कर दें, क्योंकि वर्किंग डे है और वर्किंग टाइम है 5 बजे से पहले, आप उनको ईमेल कर दें आज हमारी क्लास ख़त्म होने के बाद, या अभी अगर आप कर सकें तो अभी कर दें, कि बस अपना नाम लिख दें, अपना नाम और रोल नंबर, डिपार्टमेंट, जो आपकी डिटेल्स हैं, आपका नाम ये है, आपका रोल नंबर ये है, आपका डिपार्टमेंट ये, आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आप कहते हैं कि मेरा एलएमएस ओपन नहीं हो रहा है, मुझे एनरोल करना है कोर्स में, तो काइंडली इसको ओपन कर दें। आई थिंक कि वो कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपको ईमेल्स जनरेट हो जाएंगी कि आपका आईडी पासवर्ड क्या है और आप उसको किस तरह से खोल सकते हैं। तो ये काम आप कर लें। जो जो लॉगिन हो सकते हैं उनके लिए मैं एनरोलमेंट, बल्कि एनरोलमेंट में ओपन कर ही रहा हूँ, आप ये सारे काम भी कर लीजिएगा साथ साथ। वेयर वाज आई? enrollment methods. So I am opening self enrollment. Self enrollment for, बल्कि 4 नहीं, DS कौन सा सेक्शन था ये? B, सेल्फ एनरोलमेंट, ठीक है। अलाउ एग्जिस्टिंग एनरोलमेंट्स, यस। अलाउ न्यू एनरोलमेंट्स, यस। ओके, दिस विल बी योर एनरोलमेंट की, DS फॉल 2020 SMIU। ये आप देख लें ज़रा आपकी एनरोलमेंट की, DS फॉल 2020 SMIU, सब नोट कर लें ये। मैं कुछ और सेटिंग्स इसकी देख लेता हूँ फिर ओपन करके आपको बताता हूँ।
ओके स्टूडेंट्स, अब ज़रा ख़ुद को इनरोल करें। आप आपके सामने रिफ़्रेश करें अपने पेज को, आपके सामने इनरोलमेंट मेथड आ जाएगा। यानी कि आप इनरोल करना चाहेंगे तो उस पर कर सकेंगे, और आपको वो आईडी मांगेगा तो आईडी मैंने आपको अभी बताई, DS Fall 2020 SMIU। दिस इज़ ओनली फॉर सेक्शन बी। ओके, ये मैं बताना भूल गया हूँ, काइंडली नोट इट कि दिस इज़ ओनली फॉर सेक्शन बी। ए वाले इस कोर्स में इनरोल नहीं करेंगे, आई थिंक वो हो भी नहीं सकते। तो आपने सर्च करना है कोर्स, आई थिंक आपके पास आ रहा होगा ये कोर्स, आप उसमें जाएंगे और जो है ये इनरोल करेंगे। This is section B. As you can see here, I am in my courses, then discrete structures B. I am in section B. Again I am repeating, सिर्फ B के स्टूडेंट्स इसमें इनरोल होंगे, दूसरा कोई ट्राई ना करें। A के लिए अभी मैं एक्सरसाइज ये वाली रिपीट करता हूँ। Key is DS Fall 2020 SMIU, DS Fall 2020 SMIU, ये है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स ए में। ए वाले स्टूडेंट्स भी अब साथ साथ इनरोल कर सकते हैं इन देयर ऑन सेक्शंस ऑब्वियसली। अगेन ए वालों के लिए भी यही है इनरोलमेंट की, DS Fall 2020 SMIU। अब ए वाले भी अपने सेक्शन के अंदर जाके इनरोलमेंट कर सकते हैं, काइंडली वो भी इस एक्सरसाइज को करें। लेट्स टेक 4-5 मिनट्स, फिर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, करता रहूँगा आपके सामने, बट आप सब इसमें इनरोल हो जाएं काइंडली। दिस इज़ B, this is A, this is B, hopefully। so this number, ये जो नंबर है ये मेरे पास आ जाएगा जितने स्टूडेंट्स इनरोल होंगे। गुड, वलीद अहमद इज सेइंग कि उन्होंने इनरोल कर लिया है। सो बी के 14 स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं अभी तक। गुड, I will keep refreshing and let's see how many students are going to enroll themselves। 5 स्टूडेंट्स ए के भी इनरोल हो गए हैं। लेट्स टेक अनदर 4-5 मिनट्स। ओके, वासिफ कह रहे हैं कि वासिफ कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की भी आज ही ओपन करते हैं, एक ही बार हम कर देते हैं दोनों चीज़ें। सो ओके, दैट्स अ गुड आइडिया एज वेल। 12 students of section A have been enrolled as of now। 23 students of section B have been enrolled। Good turnout from section B। सेक्शन ए के स्टूडेंट्स काइंडली आपस में करस्पॉन्ड करें। आई वॉज जस्ट राइटिंग द ईमेल एज वेल। मैं अभी ईमेल भी आप सबको भेज देता हूँ, उन स्टूडेंट्स के पास भी चली जाए जिन स्टूडेंट्स ने जो स्टूडेंट्स अभी क्लास में नहीं हैं या जो नहीं कर पा रहे हैं।
ओके, जस्ट गिव मी अनदर मिनट, मैं ईमेल भी आपको सबको अभी जनरेट कर देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स अभी क्लास में नहीं है वो भी इनरोल कर दें, और साथ साथ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इनरोलमेंट भी ओपन कर रहा हूँ। ओके, आप सबको मैंने इनरोलमेंट की भी जनरेट कर दी है, यानी कि ईमेल भी जनरेट कर दी है मैंने, और साथ ही साथ दोनों कोर्सेज़ में, आपके दोनों कोर्सेज़ में मैंने अभी इनरोलमेंट ओपन कर दी है। सो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, दोनों कोर्सेज़ में अभी इनरोल हो जाएं, बाद में इनरोल हों। आप सबको आई थिंक ईमेल भी मिल गई होगी, जो स्टूडेंट्स क्लास में हैं उनको तो मिल गई होगी, उन्होंने कर भी लिया है आई थिंक इनरोल। जो नहीं है उनके पास भी ईमेल चली गई है। आपके पास टाइम संडे तक का मैंने दिया है। आई वाज थिंकिंग कि टाइम आपको मैं कल तक का दे देता हूँ, कल तक आप ये काम करवा लें, बट जिस तरह इश्यूज़ हैं स्टूडेंट्स के कि आप नहीं कर पा रहे हैं, एलएमएस पे लॉगिन नहीं हो रहा है किसी का, या कोई और इशू है, तो इन इश्यूज़ को आपने सॉर्ट आउट करना है संडे से पहले। आपकी इनरोलमेंट आपको पता है कि 5 से 10 मिनट भी नहीं लेती, आप दोनों कोर्सेज़ में इनरोल हो जाएंगे। बट ये जो आपको टाइम मिला है सब स्टूडेंट्स को, जो अभी क्लास में है उनसे भी मैं मुखातिब हूँ, और जो बाद में ये लेक्चर देखेंगे उनसे भी मैं मुखातिब हूँ, कि आप लोगों को टाइम इसलिए मैंने दिया है ताकि आप अगर ईमेल के थ्रू करें या ख़ुद जाकर ये काम करवाएं, ये आप सब ने ये काम जल्द से जल्द करवाना है कि एलएमएस के ऊपर आपकी इनरोलमेंट संडे से पहले हो जाए। संडे को फिर मैं ये इनरोलमेंट ऑफ़ कर दूँगा, और मंडे से जब हमारा दूसरा वीक स्टार्ट हो रहा होगा तब मैं अपनी सारी फाइल्स और अपनी सारी चीज़ें मैनेज करूँगा। तो जिन स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट हुई भी होगी, दोज विल बी अटेंडिंग माई क्लासेज एंड विल बी इन माई कोर्स। अदरवाइज़ किसी का कोई इशू अगर है तो वो प्रॉपर चैनल से फिर आपको बाद में सॉल्व करवाना पड़ेगा। आप लोगों ने संडे को अपना डेडलाइन समझनी है कि उससे पहले आपने इनरोलमेंट करवा लेनी है। एलएमएस लॉगिन का इशू है, जाएं आईटी डिपार्टमेंट में, ईमेल्स करें, व्हाटएवर, उसको सॉर्ट आउट करें जल्द से जल्द। आई होप कि ये जो जिनके इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी के हैं तो वो जल्द से जल्द सॉल्व करवा लें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ए, एक ज़रा मैं चेक कर लूँ आपके सामने ही। दिस इज़ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स ए, this is discrete structures B, software engineering A, and then software engineering B. ईमेल पे मैंने आपको एनरोलमेंट की भी सेंड कर दी है। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो अपलोड नहीं की मैंने यूट्यूब पे, कामरान कह रहे हैं। इज़ दैट ट्रू? आई एम नॉट श्योर, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही चैनल को दोबारा से वेरीफाई किया था कि कौन सी प्लेलिस्ट्स में क्या क्या है। एक लेक्चर मिसिंग था डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का, वो फिर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप डेट वाइज देखें तो आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि आई थिंक एक लेक्चर मिस हो गया था, आई थिंक 7 अक्टूबर का, वो मैंने फिर बाद में किया है, 1 हफ़्ता लग गया था उसको। प्रोफाइल एडिट करनी है, व्हाट डज़ इट मीन खादिम हुसैन? सॉफ्टवेयर की मैंने ईमेल पर भेजी है, ईमेल पर देख लें क्या है। वही की है जो डीएस की है, बस डीएस की जगह एससी लगा देना है अपने, एससी फॉल 2020 SMIU। वासिफ नसीर कह रहे हैं कि सब लेक्चर आज ही देखे हमने, क्या मतलब यूट्यूब के ऊपर कह रहे हैं? राइट, सो वजाहत अली करवाएं ये काम जल्द से जल्द। ओके, आई वाज नॉट गोइंग इनटू द यूज़र सेक्शन, एनरोलमेंट मेथड्स। सो एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स ए में 12 स्टूडेंट्स, 16 हो गए हैं अब, 4 और ने इनरोल कर लिया है, गुड। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स बी में 26 स्टूडेंट्स अभी इनरोल हुए हैं, दैट्स अ गुड टर्न आउट सॉरी। एंड 10 स्टूडेंट्स अभी तक इनरोल हुए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ए में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बी के अंदर 24 हैं। लेट इट रिफ्रेश, 25 हो गए हैं। तो अभी आप कर रहे हैं, करते जाएं साथ साथ। आज संडे तक का टाइम है आप लोगों के पास। जिनकी एलएमएस में कोई इशू नहीं है वो तो आई थिंक अभी ही कर लेंगे, लेकिन जिनके इश्यूज़ हैं वो काइंडली रिजॉल्व करवाएं जल्द से जल्द।
खादिम हुसैन ने मुझे ईमेल ये बता रहे हैं कि दे हैव रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम फ़हीम महर, welcome to discrete structures B. If you have not done so already, you should edit your profile page so that we can learn more about you. Yes, it's like खादिम, बाकी सब स्टूडेंट्स को भी जैसे ये ईमेल आई होगी, इट्स बिकॉज आपकी जो प्रोफाइल है ना वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना आसान होगा सिस्टम के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास अगर दो स्टूडेंट्स एक ही नाम के आ जाते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट चीज़ क्या देखता हूँ, मैं उसका रोल नंबर देखता हूँ कि क्या है. इसी तरह अगर आप आईटी डिपार्टमेंट का अगर थोड़ा सा सोचें ना कि वो किस जहन से सोच रहे हैं, तो एक्चुअली उनके पास पूरे यूनिवर्सिटी का डाटा है, उनके पास 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स का डाटा है. उसमें रोल नंबर्स भी मैच हो जाते हैं. रोल नंबर्स का मतलब ये है कि उसके जो आखिरी डिजिट्स हैं वो भी मैच हो रहे हैं, उनके सेक्शंस भी मैच हो रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट्स भी काफ़ियों के मैच हो रहे हैं, नाम मैच हो रहे हैं. तो उसमें जितना ज़्यादा आपका डाटा होगा ना उतना ज़्यादा वो बेहतर तरीके से पहचान सकेंगे कि ओके अच्छा ये सारी चीज़ें सेम है लेकिन ईमेल आईडी देखें ये डिफरेंट है, तो ये इस हिसाब से ये इट इज़ अ डिफरेंट स्टूडेंट. तो एडिट योर प्रोफाइल एज मच एज यू कैन, दैट वुड बी अ गुड प्लस. आप लोगों की प्रोफाइल में एक और बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मुझे हेल्प हो जाएगी उससे. इट्स नॉट अ नेसेसरी टास्क फॉर यू गाइज दैट आपकी जो प्रोफाइल है ना उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का रोल नंबर काइंडली लाजमी लिखें. आप आई थिंक उसके अंदर कोई यूज़र नेम टाइप की कोई ऑप्शन होगी, तो वो जो ऑप्शन है ना उसके अंदर अपना रोल नंबर लाजमी लिख दिया करें. बिकॉज़ बहुत सारे जब मैं क्विज़ेज़ ले रहा होता हूँ और जब क्विज़ेज़ या असाइनमेंट्स की का डाटा जब मैं डाउनलोड करता हूँ अपने पास चेक करने के लिए, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का नाम सिर्फ ईमेल से आ रहा होता है और मुझे नहीं पता होता कि वो एक्चुअली ईमेल है किस स्टूडेंट की, राइट. तो अब वो ईमेल से आ रही है. फॉर एग्जांपल एक ईमेल है सिर्फ के अली 2019 और समथिंग समथिंग. आई डोंट नो, अली तो काफ़ी स्टूडेंट्स के नाम में आ रहा है, आई डोंट नो विच स्टूडेंट इज़ दैट. तो अगर आपको कहीं नज़र आए ना एडिट प्रोफाइल में इस तरह की चीज़ कि आपका यूज़र नेम है या आपका नाम और रोल नंबर क्या है, तो हर जगह पर जहाँ पर आप एडिट कर सकें उसमें रोल नंबर लाजमी लिख दीजिएगा. फॉर एग्जांपल आपका नाम है ना, अगर अगर आप उसको एडिट कर सकें, जैसे मेरा नाम यहाँ पर आ रहा है ज़ुबैरुद्दीन शेख, अगर आपका नाम फॉर एग्जांपल अली अहमद है, तो रादर देन कि आपका नाम अली अहमद वहाँ पर लिखा रहे, आप अली अहमद के आगे ब्रैकेट में अपना रोल नंबर 23 या 45 जो भी है वो उसके एंड के डिजिट्स लिख दें, ताकि टीचर्स को आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाए. सिर्फ नाम देखने से हो सकता है कि वो आसानी से आइडेंटिफाई ना कर सकें, अगर आपके पास चॉइस है तो. अगर नहीं है, सिस्टम कहता है कि आप नंबर्स ऐड नहीं कर सकते नेम वाले कॉलम के अंदर या इस तरह की कोई चीज़ है कि आप एडिट नहीं कर सकते, तो दैट्स ओके एज वेल. इट्स जस्ट अ प्लस पॉइंट फॉर टीचर्स. अब्दुल बासित कह रहे हैं कि गलती से डीएस की क्लास में ए में इनरोल कर दिया है, हालांकि मैं सेक्शन बी में हूँ. सो अन इनरोल करते हैं आप, आई थिंक अन इनरोल का ऑप्शन होगा. कैन यू चेक दैट प्लीज़. यू कैन ऑल्सो अन इनरोल योर सेल्फ. जैसे आपने इनरोलमेंट किया ना तो आप उसमें जाएंगे और यू कैन आई थिंक डिलीट योर कोर्स, इस तरह का कोई ऑप्शन होगा, तो आप उसमें से डिलीट हो जाएं और फिर बी सेक्शन के अंदर इनरोल हो जाएं. इनरोलमेंट का नाम बता दें. इनरोलमेंट का नाम एसई का आपके सामने आ रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स का नाम है. दिस इज़ द नेम ऑफ इनरोलमेंट, SEB सेल्फ इनरोलमेंट, ये मैंने नाम रखा है उसका. आई डोंट नो ये आपको किस जगह नज़र आ रहा होगा या इसके थ्रू आपने सर्च करना है. दिस इज़ द कोर्स नेम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बी, दिस इज़ द इनरोलमेंट नेम और इनरोलमेंट आईडी जो की है वो SE फॉल 2020 SMIU. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की DS फॉल 2020 SMIU है, नासिर सईद. सो काफ़ी टाइम हमारा इसमें लग गया है. चलें इट्स बेटर, आगे इतना टाइम नहीं लगेगा हमें, अगले हफ्तों के अंदर एक दफ़ा चीज़ मैनेज हो जाए, दैट इज़ अ गुड थिंग. ए के स्टूडेंट्स बहुत कम या क्लास में ही कम हैं या आई थिंक उनके पास ईमेल गई है तो वो उसको भी सही तरह से अवेल नहीं कर पा रहे हैं. ए के स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट काफ़ी कम है. बी के स्टूडेंट्स की ऑलमोस्ट हो गई है, 35 समथिंग स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 27 हो गई है. गुड टर्न आउट फॉर दैट. 26 स्टूडेंट्स यहाँ पर भी इनरोल्ड हैं. बट ए के स्टूडेंट्स, ए में भी कमोबेश उतने ही स्टूडेंट्स हैं, 35-37. उनकी इनरोलमेंट्स काफ़ी कम है. तो ए के जो CR हैं उनको थोड़ा सा हरकत में आना पड़ेगा. आज नहीं, बेशक क्लास के बाद या जब भी स्टूडेंट्स को राग़िब करें इस तरफ के वो LMS के ऊपर जल्द से जल्द इनरोलमेंट कर दें. बी में 40 स्टूडेंट्स हैं, गादिस हुसैन कह रहे हैं. ओके,
पासवर्ड रीसेट को फ़िलहाल छोड़ दें वजाहत अली, पासवर्ड रीसेट के इश्यूज़ ही आईटी से बात कीजिएगा। पासवर्ड तो मेरे ईमेल का भी रीसेट नहीं हो रहा है, एक जो उन्होंने मुझे दिया था वही चल रहा है, रीसेट हो ही नहीं रहा है। तो अभी फ़िलहाल पासवर्ड को छोड़ें। यस, आईटी डिपार्टमेंट शायद आपको जाना पड़े। अज़हरुद्दीन, असाइनमेंट की लास्ट डेट मैं आपको बताता हूँ क्या है। असाइनमेंट मैंने दे दी है क्या आप लोगों को असाइनमेंट? आई एम नॉट श्योर। असाइनमेंट की तो बात करनी है ना अभी हमने, मैं उसकी सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। हाँ, तो रोल नंबर जिस तरह आपके आ रहा है ना प्रोफाइल के अंदर, आप एडिट रोल नंबर कर सकते हैं। तो रोल नंबर अपना पूरा लिखें, CSC वॉट एवर योर रोल नंबर इज़, वो पूरा लिखते हैं। काफ़ी जगहों पर ऐसे होता है कि रोल नंबर की जगह पर स्टूडेंट का ईमेल आईडी लिखी हुई होती है या नाम लिखा हुआ होता है, आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ, असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ अभी अलीशा, असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ। असाइनमेंट का क्वेश्चन पहले से आ गया था, आई वॉज कन्फ्यूज कि मैंने शायद असाइनमेंट दी तो नहीं है। सो आई थिंक नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर कोर्स। लेक्चर पे ऊपर भी हमने बात करनी है और उससे पहले असाइनमेंट के ऊपर भी हमने बात करनी है। सो असाइनमेंट के ऊपर मैं पहले बात कर लेता हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके मुझे CR काइंडली CRs दोनों भेज दें। उप्स, this is your assignment. Assignment number 1, it is a one page document, as you can see. A very typical assignment, theoretical assignment है, बड़ी छोटी सी असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। इसमें वो सारी चीज़ें नहीं हैं अभी जो कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके कोर्स का लेंगी, जो कि एक टेक्निकल पार्ट है। सो बड़े पुरसुकून रह के सारी इंस्ट्रक्शंस सुने, कोई क्वेश्चंस फ़िलहाल नहीं। जब सारी इंस्ट्रक्शंस मैं कर दूँ ओके, फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। अब्दुल बासित कह रहे हैं अनइनरोल इनरोल नहीं हो रहा है। ओके, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स, मैं अभी साथ साथ ही कर देता हूँ ना आपको इनरोल, क्योंकि बाद में फिर इश्यूज़ हो जाएंगे। अब्दुल बासित किस में हो गए थे आप इनरोल? डिस्क्रीट के ए सेक्शन में आप इनरोल हो गए थे ना। तो डिस्क्रीट के ए के अंदर अगर मैं यूज़र्स पे जाता हूँ, आई थिंक आई कैन अनरोल यू। अब्दुल बासित, देयर यू आर, राइट। आई थिंक आपको मैं अनइनरोल कर सकता हूँ। डिलीट, you really want to unenroll? yes. So अब आप बी सेक्शन में एनरोल हो सकते हैं। बासित, right, coming back to the topic of assignment, this is your assignment 1. The due date for your assignment is October 30th 2020। आज 21 है, आपके पास कम बेश 10 दिन है ये असाइनमेंट करने के लिए। क्वेश्चंस को समझ लें क्या है। डिस्क्राइब द वर्ड प्रोपोजिशन, यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट प्रोपोजिशन मीन्स इन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, क्या मतलब होता है इसका, और कुछ एग्जांपल्स दे दें क्या चीज़ प्रोपोजिशन नहीं होती ये बता दें, यानी कि डिस्क्राइब करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट डज़ इट मीन बाय लॉजिक, लॉजिक का मतलब क्या है अपने वर्ड्स में आपने ये बताना है। अगर आप किसी जगह से इसकी डेफिनेशन उठाते हैं तो उस डेफिनेशन को साइट करें, सिर्फ आपने डायरेक्टली लिख नहीं देना है कि लॉजिक इज़ दिस। अगर आपको आप अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं कि आपको क्या समझ आया कि लॉजिक क्या है तो दैट्स ओके। अगर आप लिख रहे हैं कि भाई लॉजिक इज़ मीन बाय दिस 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 और वो आपने किसी बुक से उठाई है चीज़ या किसी इंटरनेट की जगह से उठाई है, तो आपने उसको साइट करना है कि भाई अकॉर्डिंग टू द बुक दिस लॉजिक इज़ दिस। ठीक है, लेकिन आपने अपने वर्ड्स में डिफाइन करना है कि बुक्स तो ये कह रही हैं, इंटरनेट ये कह रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है व्हाट डज़ इट मीन बाय लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज़ इट मीन बाय ट्रूथ टेबल, डिस्क्राइब विद द यूज़ ऑफ एग्जांपल्स।
प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन, ट्रूथ टेबल होता क्या है, एग्जांपल्स देकर उसको समझाएं। व्हाट इज़ अ ट्रूथ टेबल, व्हाट आर लॉजिकल कनेक्टिव्स, क्या होते हैं ये आपने बताना है। डिस्क्राइब सम ऑफ द बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स, बहुत सारे हमने डिस्कस किए हैं, 2-3 हमने डिस्कस कर चुके हैं, कुछ आज डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स ट्रूथ टेबल्स के हिसाब से कई यूज़ के साथ आपने इनको डिस्क्राइब करना है कि होते क्या हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एलाबोरेट विद द यूज ऑफ एग्जांपल्स दैट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज प्रोपोजिशंस। आपने कुछ सेंटेंसेस बताने हैं कि कुछ एग्जांपल्स आपने देनी है कि प्रोपोजिशंस क्या नहीं होती हैं और क्यों उनको प्रोपोजिशन नहीं कहते हैं, इनके बारे में इनको भी आपने प्रूव करना है कि व्हाई आर दोज सेंटेंसेस विच यू आर क्लेमिंग आर नॉट प्रोपोजिशंस, व्हाई आर दोज सेंटेंसेस नॉट प्रोपोजिशंस। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इतने ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स अभी फ़िलहाल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूथ टेबल हैं और कुछ चीज़ें के एग्जांपल्स आपने देनी होंगी, ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। अच्छा, जो आमतौर पे क्वेश्चंस आते हैं मैं उनको भी ज़रा एड्रेस कर दूं इससे पहले कि आप पूछें कि डिस्क्राइब का मतलब क्या है, मतलब कितने पेजेस का लिखना होता है, आमतौर पर ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का। सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब द वर्ड प्रोपोजिशन, तो आई थिंक आप इसकी एक डेफिनेशन सी लिख देंगे, कुछ एग्जांपल्स देंगे, उसकी कुछ वजूहात बताएंगे। आई थिंक 1 से 2 पैराग्राफ के अंदर कुछ एग्जांपल अगर आप दे रहे हैं तो 2-3 पैराग्राफ हो जाएंगे इसके, आधे पेज के ऊपर ये चीज़ आप लिख देंगे। इसी तरह लॉजिक में भी आपने यही काम करना होगा। ट्रूथ टेबल अगर आप डिफ़ाइन करेंगे, जब आप टेबल बनाएंगे और इस तरह की चीज़ें जब आप डिफ़ाइन कर रहे होंगे तो उसमें शायद आपका 1 पेज पूरा लग जाए, या हो सकता है 1 पेज से कुछ कम लगे। ठीक है, इसी तरह लॉजिकल कनेक्टिव्स आप जितने ज़्यादा बताएंगे उतना ज़्यादा आपको लग रहा होगा। एक ही पे अगर आप रहें तो एक को अगर आप डिफ़ाइन करेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल्स देंगे, आई थिंक 1 से 2 पैराग्राफ आपके इसमें लग जाएंगे। सो जस्ट नॉर्मल वे में करना है इसको, ऐसा ना समझें कि आपने लाजमी तौर पर एक सेंटेंस में बताना है या 2-2 पेजेस लिखने हैं इसके लिए। इट्स अप टू यू। कोई स्टूडेंट्स एक सेंटेंस के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर सारी चीज़ें एलाबोरेट करके बता देगा, किसी स्टूडेंट को हो सकता है 1-2 एग्जांपल्स का सहारा लेना पड़े ये बातें बताने के लिए। ट्रूथ टेबल का मतलब होता क्या है नासिर सईद, ये आपने खुद फिगर आउट करना है कि क्या होता है। हम पिछली क्लासेस में ट्रूथ टेबल को काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, आज भी डिस्कस करेंगे। ये आपके क्वेश्चंस हैं, आपने इनको आंसर करना है। अच्छा, सबमिशन इंस्ट्रक्शंस अब सुन लें ज़रा। ओके, सबमिशन इंस्ट्रक्शन ये हैं कि आपने तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो एक MS वर्ड फाइल के अंदर लिखने हैं, यानी कि आप सिर्फ एक MS वर्ड फाइल बनाएंगे और उसके अंदर क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते जाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर ये है। उस फाइल का जो नाम है वो आप ये रखेंगे, CSC18F123_2a.docs। नाम बेशक आप CSC स्मॉल कर दें, लेकिन पूरा रोल नंबर आपका होगा, अंडरस्कोर होगा, 2A या 2B जो भी आपका सेक्शन है, .doc या docx। लेटेस्ट वर्जन जो MS वर्ड के हैं उसमें docx आ जाता है। पुराने वर्जन अगर आपको यूज़ कर रहे हैं शायद उसमें सिर्फ और सिर्फ .doc हो। द पॉइंट इज़ कि MS वर्ड के अंदर आपने इस फाइल को एडिट करना है, कहीं और लिख कर और उसको एज एन MS वर्ड सेव नहीं करना है। ये जब आप फाइल बना लेंगे, सैयद महद अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि आपने क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय दैट। मैंने आपको कहा है कि पूरी चीज़ जब मैं समझा दूंगा और फिर मैं आपको क्वेश्चंस का फॉर्म देता हूं तो आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। मैं सारी चीज़ें क्लियरली आपको समझा रहा हूँ। यही रिजवान वसीर ने भी यही कहा कि इस फॉर्मेट में लिखना है। क्वेश्चंस बाद में, मैं सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपका रोल नंबर है, मैंने ये एक रोल नंबर, एक डमी रोल नंबर लिया है। आई थिंक आपके डिपार्टमेंट का रोल नंबर भी नहीं होगा। योर डिपार्टमेंट रोल नंबर शुड बी लाइक समथिंग लाइक CSE, और 18F भी नहीं होगा, 20F होगा, या 123 की जगह आपका रोल नंबर होगा। तो इट कैन डिफर, इट्स जस्ट अ डमी कि ये एक रोल नंबर होगा आपका पूरा, अंडरस्कोर आपका सेक्शन .docs, दैट्स इट। ये सबमिट होंगी टर्निटिन के ऊपर। फर्स्ट असाइनमेंट हमारी सबमिट होगी टर्निटिन के ऊपर। इसके बाद जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी वो हो सकता है कि हम टर्निटिन पर लें, हो सकता है LMS के ऊपर लें। जिस तरह की इंस्ट्रक्शन आपको असाइनमेंट के एंड पर नज़र आएंगी आपने वहाँ सबमिट करवानी है। ये जो एक पर्टिकुलर असाइनमेंट है ये आपने टर्निटिन के ऊपर सबमिट करवानी है। आप साइन अप करेंगे या लॉगिन होंगे टर्निटिन के ऊपर। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है टर्निटिन पे, टर्निटिन इज़ अ वेबसाइट, आप टर्निटिन पर जाएं, turnitin.org है आई थिंक, वरना आप गूगल पे सर्च करें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। टर्निटिन पे अपना अकाउंट बनाएं, अगर आपका अकाउंट है तो लॉगिन करें, और उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होगा इनरोल इन अ क्लास। आप इनरोल करेंगे तो आपसे वो 2 चीज़ें पूछेगा कि आपने किस क्लास में इनरोल होना है और किस उसकी इनरोलमेंट की क्या है।
बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने एलएमएस के ऊपर किया है। तो जब आप क्लास में एनरोल करेंगे तो वो आपसे सबसे पहली चीज़ मांगेगा कि क्लास आईडी बताएं, तो आपके पास आईडी ये होगी क्लास की, इनरोलमेंट की आपके पास ये हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें आप उसको देंगे टर्निटिन को, तो आप क्लास में एनरोल हो जाएंगे। उस क्लास का टाइटल होगा DS2AB, ये मैंने लिखा हुआ है उसका टाइटल। उस क्लास में जब आप एनरोल हो जाएंगे, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक असाइनमेंट पोस्ट हुआ होगा। उस असाइनमेंट का टाइटल ये होगा, आपको नज़र आ जाएगी अगर आप एनरोल हो जाएंगे उसमें। तो उस जगह पर जाकर फिर आप देख लीजिएगा, उसमें न्यू सबमिशन का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपसे वो फाइल मांगेगा, आपसे उस फाइल का नाम मांगेगा, आप उसको अपलोड करेंगे फाइल को, जो आपकी वर्ड फाइल होगी डॉक्स फॉर्म की, उसको आप सबमिट करें उस असाइनमेंट के तौर पर। और जब आप उसको सबमिट कर देंगे तो टर्निटिन का बेसिकली काम ये है कि वो प्लेजरिज्म चेक करेगा कि आपने उस असाइनमेंट में कितनी कॉपी की है, चाहे वो किसी पब्लिश्ड बुक से की हो, चाहे वो किसी इंटरनेट सोर्स से की हो, वट, किस हद तक आपका डाटा कॉपीड है किसी पब्लिश्ड सोर्स से। तो आपको जो परसेंटेज वो बताएगा जब आप अपलोड कर देंगे ना, तो आई थिंक कुछ सेकंड्स के अंदर ही, या हो सकता है एक कुछ मिनट्स लगें, आप जब रिफ़्रेश करते रहेंगे उस पेज को, तो आपको वो परसेंटाइल एक दिखा देगा कि भाई इतनी परसेंट प्लेजरिज्म आ रही है। तो वो जो परसेंटेज प्लेजरिज्म की होगी आपकी, दैट शुड बी लेस दैन और इक्वल टू 40%, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी प्लेजरिज्म 40% से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा कॉपी किया हुआ है। यू हैव टू मेक सम ऑफ द पॉइंट्स योर सेल्फ। तो ये एक मैंने एक डमी आपको एक क्या कहते हैं थ्रेश होल्ड रख दिया है 40% का। इससे ऊपर अगर आपकी असाइनमेंट है तो यू कैन रीसबमिट दी असाइनमेंट। जो आप चीज़ ऐड करेंगे ना टर्निटिन के ऊपर, वो आप रीसबमिट भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसको एडिट कर सकते हैं विद इन ड्यू टाइम। अक्टूबर 30 से पहले पहले आप उसको एडिट भी कर सकते हैं कि आपको अगर लगता है कि पिछली में कम ज़्यादा आपकी जो है वो प्लेजरिज्म थी, आप कम कर सकते हैं। आप कम करके उस फाइल को डिलीट करके नई फाइल डाल दें। जब तक आप ये काम कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं, लेकिन 30 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर के रात के 11:59 तक, 11:59 तक आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद ये नहीं, उसके उस वक्त तक जो आपकी असाइनमेंट सबमिट हुई भी होगी, अपलोड हुई भी होगी, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर लास्ट सबमिशन। लेट सबमिशंस अलाउ नहीं है टर्निटिन के ऊपर। लेकिन साथ ही साथ एज अ बैकअप आपने यही सारी चीज़ें ईमेल के ऊपर भी सेंड कर देनी है मुझे। ठीक है, ईमेल के ऊपर भी आपने अटैच करनी है वही फ़ाइल जिस तरह से पॉइंट 1 में मैंने बताया है। अच्छा, ईमेल के ऊपर आपने, आपके ऊपर ऑप्शन नहीं है कि आप चाहें तो करें चाहें तो नहीं, ईमेल के ऊपर भी लाजमी आपने सेंड करनी है असाइनमेंट। फ़ाइल को ऐड करेंगे, असाइनमेंट का सब्जेक्ट ईमेल का आप ये रखेंगे, 2A की जगह 2B कर देंगे, रोल नंबर की जगह अपना रोल नंबर कर देंगे, जिस तरह का आपका सेक्शन है या रोल नंबर है। अपना नाम और रोल नंबर ईमेल की बॉडी के अंदर भी लिखेंगे और इस ईमेल एड्रेस पर आप वो ईमेल सेंड कर देंगे। ईमेल सबमिशन की ड्यू डेट भी वही है जो कि आपकी टर्निटिन की सबमिशन ड्यू डेट है, कोई इसमें चेंज नहीं है। बस ये है कि ईमेल के ऊपर चेक नहीं लगाया जा सकता कि आप उसके बाद ईमेल ना कर सकें। तो आप ईमेल कर कभी भी सकते हैं, लेकिन अगर आपकी लेट सबमिशन ईमेल के ऊपर आ रही है तो उसमें फिर पेनल्टी लग सकती है। सो ट्राई टू सबमिट योर असाइनमेंट ऑन ईमेल विद इन ड्यू टाइम एज वेल। दैट्स अबाउट इट। अब कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे पूछें। यस, इसी वजह से तो मैंने 40% लिखी है इसकी प्लेजरिज्म। 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 40% इज़ अ वेरी बिग नंबर। आप अपनी वर्डिंग में लिखें सारी चीज़ें, तो आई थिंक नहीं होगा उसके अंदर इतनी प्लेजरिज्म। डू एज मच एज यू कैन। अगर आपको लगता है आपने सारा अपनी तरफ से लिखा है फिर भी 40% से ऊपर आ रही है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। असाइनमेंट एक दफ़ा सबमिट करवा दें जितना आपसे हो सके, फिर उसके बाद आप चैलेंज करें कि ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है। जी, अज़हरुद्दीन कुछ कहना चाह रहे हैं आई थिंक माइक के ऊपर। जी अज़हर। सर हमें ये सारा काम सर वर्ड की फाइल के ऊपर करना है सर। हाँ, ये वर्ड की फ़ाइल के ऊपर करना है, हम सबमिशन यानी कि इंस्ट्रक्शन सर में हम मैंने किसी लिखा हुआ है। पेज सर हम किसी पेपर के ऊपर करके वर्ड की फाइल के ऊपर अगर पेज लगा दे सर, अगर इंसर्ट नहीं, कर ऐसा लेते ऐसा हैं। नहीं, आपने वर्ड की फ़ाइल के ऊपर लिखना है ये सारी चीज़ें। इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं जो कि आपको एडिट करना ना आती हों, जस्ट आपने थ्योरी लिखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रूथ टेबल बनाने होंगे तो आप वो बना दें, वो सर भी टूट बनाए जा टेबल सर सकते बनाते कितने हो गए सर यहाँ तो। हैं। कितने का तो मैंने नहीं लिखा कि 2 या 3,
बस आपने डिफाइन करना है, हर क्वेश्चन के हिसाब से आपने देखना है। कहीं पर आपको सहारा लेना है एग्जाम्पल का, ट्रूथ टेबल का, आप लिखें उसको। नहीं आपको सहारा लेना, अपना बनाए। माय पॉइंट इज़ कि वर्ड के ऊपर आपने सिर्फ थ्योरी ही लिखनी होगी, आपको ज़्यादा एडिटिंग या कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स इस तरह की नहीं लिखनी है। अगर लिखनी भी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रूथ टेबल बनाना होगा, वो भी आप कर सकते हैं। और सर आपको सर ये ईमेल के थ्रू भी सर सेंड करनी है सर, जी हाँ, दोनों दोनों जगह से? तरीक़ों से सेंड करनी है, रनटिन के ऊपर भी और ईमेल के ऊपर भी, विद इन ड्यू टाइम। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत ओके। शुक्रिया। आईडी की और इनरोलमेंट की यहाँ पर मैंने दी हुई है, ये फ़ाइल मैं अटैच कर रहा हूँ आपकी उस पर, गूगल ड्राइव के लिंक के ऊपर मैं ये फ़ाइल अभी अटैच कर देता हूँ। अच्छा, कल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर भी हम ये एक्सरसाइज करेंगे। उस पर आई थिंक इतना टाइम नहीं लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप ये सारा काम आज कर रहे होंगे। तो आज ये आप डिस्क्रीट के लिए जब ये सारा काम कर लेंगे, जो जो इश्यूज़ या जो जो मसाइल इसमें आपको नज़र आ रहे हों, कोई कन्फ्यूजन्स हों, तो वो ये काम एक्सरसाइज आज ही कर लें सारी की सारी, ताकि कल की क्लास में जब हम दोबारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की असाइनमेंट को समझ रहे होंगे, तब आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर तब पूछ लीजिएगा। अभी क्वेश्चंस मैं इतने ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दी है आपके गूगल ड्राइव के फोल्डर के ऊपर भी, रिफ़्रेश करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी वो चीज़। सो आई वाज प्लानिंग के टर्निटिन के ऊपर जो आपकी इनरोलमेंट है उसकी भी एक्सरसाइज उसी तरह कर ली जाए जिस तरह से अभी हमने एलएमएस की है। बट इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास ऑब्वियसली, और साथ ही साथ चूँकि आपकी कल भी क्लास होनी ही है, तो आप कल वो मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू, इतना 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 बारीकी में नहीं जाएं। अब्दुल अब्दुल डब्ल्यू आ रहा है मेरे पास से, वहीद हैं, वदूद हैं, अच्छा अब्दुल वदूद, इतना इतना डिटेल में नहीं जाएं। आपके ऊपर है ये सारी चीज़ें कि आप किस तरह से करते हैं। मैंने जितनी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा किस फ़ॉन्ट में लिखना है आपने, कि आंसर कहाँ लिखना है, क्वेश्चन लिखना है या नहीं लिखना, किस किस कितनी स्पेसिंग रखनी है, ये आपके ऊपर है, जैसा आप करना चाहें करें। उसमें टेंसेस लिखने हैं एज ए एग्ज़ाम्पल, सेंटेंसेस, अच्छा फिगर इट आउट योरसेल्फ। जितना मैंने बताना था मैं बता चुका हूँ। अब और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी जो है वो बेचा होगी, कुछ खुद भी सोचें कि क्या करना चाहिए। लेट्स सी कि आपके पास क्या सॉल्यूशंस हैं इन चीज़ों के। सो दैट्स अबाउट इट, आपकी असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दी है। लेट्स मूव ऑन टू आवर लेक्चर नाउ। There are a few very complicated things that we have to discuss in today's lecture. We will be continuing the same thing same lecture that we have been doing. It is a very elaborate lecture. Next चीज़ पर जाने से पहले हमें वो सारी चीज़ें समझनी हैं। सो ये वाला हम जो है पढ़ रहे थे, लेक्चर्स के ऊपर बात कर रहे थे, ये लेक्चर हो रहा था हमारा। स्क्रॉलिंग नहीं चाहिए हमें, वी जस्ट वांट इट टू रीड स्लाइड बाय स्लाइड। ठीक है, सो एंड की बात हो गई थी, एक्सक्लूसिव और की हम बात कर लेते। तो लास्ट क्लास में हमने जितनी बात की थी उसको अगर मैं एक क्विक एक रिकैप करूं, तो वी वर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल कनेक्टिव्स। हमने ये कहा कि दो प्रोपोजिशंस होती हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के कनेक्टिव्स यूज़ होते हैं। इसमें एंड भी यूज़ होता है, उसमें और भी यूज़ होता है। यहाँ तक हमने बात की थी। अब तीसरे कनेक्टिव के ऊपर आते हैं जिसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव और। अच्छा, अब एक दो और कनेक्टिव भी हम पढ़ेंगे। तो इनका मकसद सिर्फ ये है कि अगर ये दो या दो से ज़्यादा दो प्रोपोजिशंस अगर मिलती हैं तो उनको किस किस तरह से पढ़ा जा सकता है। बीच में एंड भी आ सकता है, बीच में और भी आ सकता है। द पॉइंट इज़ कि जब दोनों मिल जाती हैं तो क्या वो दोनों मिलकर ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं। इट डिपेंड्स ऑन के उनके दरमियान कनेक्टिव क्या लिखा हुआ है। जिस तरह भाई पी और क्यू मिल जाएंगे तो ट्रू होगा या फॉल्स, इट डिपेंड्स के दरमियान में क्या है और इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं। इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, पी की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, और उन दोनों के दरमियान क्या लगा हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कनेक्टिव की वैल्यू। एंड में भी हमने यही किया, और में भी हमने यही किया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, दैट इज़ एक्सक्लूसिव और।
एक्सक्लूसिव और एक ऐसा कनेक्टिव है जो कि सिर्फ और सिर्फ तब फॉल्स होता तब ट्रू होता है। अगर इसको इंग्लिश में आप देखें थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। एक्सक्लूसिव और जिसको जॉर भी कहा जाता है, एक्स इज़ फॉर एक्सक्लूसिव एंड और इज़ फॉर और, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ और, लॉजिकल और। सो एक्सक्लूसिव और of two propositions is true when exactly one of the propositions is true and the other one is false। ये सिर्फ और सिर्फ तब ट्रू होगा अगर आपने दो प्रोपोजिशंस के दरमियान जोर लगा दिया है, जिसका जिसका निशान इस तरह से होगा, प्लस इन अ सर्कल। अगर आपने दो प्रोपोजिशन के दरमियान जोर लगा दिया है तो वो सिर्फ तब ट्रू होगा जब दोनों में से सिर्फ एक ट्रू हो। अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर वो ट्रू नहीं होगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी वो फॉल्स रहेगा। अगर सिर्फ एक ट्रू है ना, उस सिचुएशन के अंदर ये एक्सक्लूसिव और की जो सिचुएशन है ये ट्रू होगी, इसके अलावा नहीं। ये वही चीज़ है जो कि लास्ट क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी। वी वर टॉकिंग अबाउट, फॉर एग्जांपल ये आखिरी एग्जांपल को अगर आप रीड आउट करें तो ये वही चीज़ है जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। राइट, आई थिंक आपने अगर थोड़ा समझा हो तो आपको अंदाज़ा होगा। वी वर टॉकिंग अबाउट, जब हम और की बात कर रहे थे तो हमने ये जुमला यहाँ तक पढ़ा था कि ये एक प्रोपोजिशन है और ये दूसरी प्रोपोजिशन, इन दोनों के दरमियान और है, यू मे हैव केक और आइसक्रीम। तो इसमें से अगर ये ट्रू था कि आपने अगर केक ले लिया तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें ट्रू हो गई, पूरी प्रोपोजिशन ट्रू हो गई। अगर आपने सिर्फ आइसक्रीम खाई है तब भी ये पूरी प्रोपोजिशन ट्रू हो गई। अगर आपने दोनों खा लिए तब भी ये पूरी प्रोपोजिशन ट्रू हो गई। दिस वाज द केस ऑफ और। अगर हम एक्सक्लूसिव और की बात करें तो इसके अंदर एक कंडीशन और आ जाती है, दैट इज़ बट नॉट बोथ। दोनों नहीं होंगे। यू मे हैव केक और आइसक्रीम, अगर आपने केक खाया ट्रू, अगर आपने आइसक्रीम खाया ट्रू, और की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने केक खाया ट्रू, अगर आपने आइसक्रीम खाई ट्रू, अगर आपने दोनों खा लिए तब भी ये चीज़ ट्रू हो गई। आपने केक भी खाया आइसक्रीम भी खाया और हो गई, दोनों चीज़ें ट्रू हैं तो ट्रू हैं। बट इन एक्सक्लूसिव और अगर आपने दोनों चीज़ें ले ली हैं तो फिर ये चीज़ फॉल्स होगी, बिकॉज एक्सक्लूसिव और, अगर ये और को आप एक्सक्लूसिव और समझते हैं तो एक्सक्लूसिव और ये कहता है कि या तो ये होगा एक्सक्लूसिवली या फिर ये होगा एक्सक्लूसिवली। इंक्लूसिवली दोनों चीज़ें ट्रू नहीं हो सकती। इंक्लूसिव का मतलब है कि दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हो, मिल जाएं दोनों चीज़ें, ऐसा नहीं हो सकता। तो जोर इज सेइंग दैट फ्रॉम बोथ ऑफ द प्रोपोजिशंस ओनली वन कैन बी ट्रू, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। सो इन दिस केस, जिस तरह हम लास्ट क्लास में एक्सरसाइज कर रहे थे वही आप बताएंगे, क्या आपको समझ में आया? व्हाट डू यू थिंक हेयर शुड बी अकॉर्डिंग टू दीज? पी अगर ज़ीरो है, क्यू अगर ज़ीरो है, पी ज़ीरो है, क्यू वन है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? एक ही मैसेज के अंदर आप मुझे लिख कर भेजेंगे कि क्या आना चाहिए पी एक्सक्लूसिव और क्यू के अंदर। व्हाट हैव यू अंडरस्टूड बाय नाउ? शाहजेब जैन इज सेइंग 0110, मोहम्मद असद भी यही कह रहे हैं, फलक शेर कह रहे हैं 1000, सफदर हुसैन भी 0110 कह रहे हैं। इसी तरह अब्दुल रहमान तारिक का सबसे पहले जवाब आया था 0111, रिजवान वसीर ने कहा है 0110, हसान सलीम 0110। सो मोस्ट ऑफ द क्लास इज सेइंग 0110 एंड आई विल अज्यूम कि ठीक है आप सही कह रहे होंगे, लेकिन एक दफ़ा मैं एक और वेरीफाई कर लेता हूँ। सो व्हाट वी आर सेइंग इज़ अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स है ही, विच मीन्स इट इज़ ज़ीरो। अगर दोनों में से एक ट्रू है, सिर्फ एक ही ट्रू हो सकता है, तो फिर ट्रू है। दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू होगा। अगर दोनों ट्रू हो गए तो फिर ये ट्रू नहीं होगा, ज़ीरो होगा, बिकॉज वी आर सेइंग कि नॉट बोथ, दोनों नहीं हो सकते। सो इट विल बी 0110। गुड, ऑल ऑफ द क्लास हैव अंडरस्टूड दिस एक्सक्लूसिव और सिचुएशन। लेट्स मूव ऑन। अगली चीज़ है इम्प्लीकेशन।
यहाँ से थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें शुरू हो रही हैं, थोड़ी सी व्हाट डू यू कॉल इट, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें शुरू हो जाएंगी। सो हाजिर दिमागी के साथ सुनेंगे सब। पी और क्यू दो प्रोपोजिशंस हैं। इम्प्लीकेशन का मतलब ये होता है कि अगर पी और क्यू के दरमियान ये कनेक्टिव लग जाए, अगर ये कनेक्टिव आप पी के दरमियान लगा दें, तो इसका मतलब ये होता है कि पी अगर होगा तो क्यू होगा, इफ़ पी देन क्यू। और ये कब ट्रू होगा? अगर इस जुमले को आप ऊपर देखें जो मैं अभी रीड आउट कर रहा हूँ, द इम्प्लीकेशन पी एरो क्यू और पी इफ पी देन क्यू, जैसे भी इसको पढ़ें, द इम्प्लीकेशन दिस इज द प्रोपोजिशन दैट इज फॉल्स व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। अगर पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तो फिर ये चीज़ फॉल्स होगी, अदरवाइज ये ट्रू होगी। अदरवाइज का मतलब क्या है कि इस एक पर्टिकुलर कंडीशन के अलावा, इस एक पर्टिकुलर सिनेरियो के अलावा जो कि यहाँ डिफाइन किया गया है, जिसको मैं भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अलावा ये P देन Q वाली सिचुएशन हमेशा ट्रू होगी। P देन Q इज द प्रोपोजिशन दैट इज फॉल्स व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। यानी कि अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है, माउस को ज़रा अपने इस पे ट्रैक करें, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, अदरवाइज़ ये वन होगी, अदरवाइज़ ये वन हो जाएगी। P को हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, प्रेमिस भी कहा जाता है, जिसको आमतौर पर हम कंडीशन भी कह सकते हैं, एंड Q इज़ कॉल्ड द कंक्लूजन। और Q वो चीज़ है कि एक्चुअली क्या होगा क्या होता है या क्या हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस, डिपेंडिंग ऑन P. It can be a consequences, it can be a conclusion, it can be a result. So what we are saying here is that, let's take an example. Let me open notepad and let's take a simple example. Here, let's take an example that it is raining. एक P हम ये कह लेते हैं, it is raining. और Q को हम कह लेते हैं फ्लोर इज़ वेट। ये दो प्रोपोजिशन है। अब फॉर एग्जांपल एक रफली एक आइडिया हम लेते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर ये चीज़ ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ ट्रू है, अगर ये चीज़ फॉल्स है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ फॉल्स है। एक रफ आइडिया हम ये कह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इट इज़ योर P, इफ़ इट इज़ फॉल्स, अच्छा मैं एरो यूज़ कर रहा हूँ, वी आर नॉट सपोज टू यूज़ एरोज एज ऑफ नाउ, बिकॉज एरो का मतलब इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन की अभी हमने बात नहीं की है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट अ प्रोपोजिशन. सो इफ दिस इज से फॉल्स, या से दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, अगर ये चीज़ ट्रू है यानी कि बारिश हो रही है और फ्लोर वेट नहीं है, तो जो P देन Q की सिचुएशन है इट विल बी false. Now what we are saying here, actually we are saying that agar if it is raining is true then floor is wet. फिलहाल अगर एक इंग्लिश के अंदर चले जाएं हम, सिर्फ और इंग्लिश के अंदर ये जुमले को अगर आप ट्रांसलेट करके समझें और आपको ये समझ में आ रही है कि इफ़ इट इज़ रेनिंग देन फ्लोर इज़ वेट, ओके समझ में आती है बात. बट नाउ कमिंग ऑन टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, हाउ कैन वी क्लियर दिस आउट. इट इज़ रेनिंग अगर ट्रू है और फ्लोर वेट है तो इसका मतलब है कि P देन Q फॉल ट्रू हो गया. लेकिन इस सिचुएशन को अगर हम देखें कि अगर इफ़ इट इज़ रेनिंग ट्रू है और फ्लोर वेट नहीं है तो ये सिचुएशन नहीं हो सकती. P देन Q के मुताबिक ये सिचुएशन नहीं हो सकती. P देन Q इस प्रेमिस को फॉल्स कह रहा है. इन दोनों चीज़ों को P देन Q कह रहा है कि गलत है. P देन Q इज सेइंग फॉल्स, बिकॉज P देन Q का मतलब ये है कि इफ़ P देन Q, अगर ये है तो ये है. ऐसा नहीं हो सकता कि ये हो और ये ना हो, जो कि इस सिचुएशन में आपके सामने है. अगर ऐसा हो रहा है कि ये है
और ये चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि पी देन क्यू फॉल्स है फिलहाल। पी देन क्यू कब ट्रू होगा? अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर रेनिंग भी हो रही है, फ्लोर भी वेट है, तो इसका मतलब है पी देन क्यू ट्रू हो गया, क्योंकि पी देन क्यू यही कह रहा था कि अगर ये है तो ये है, अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं तो ट्रू है। इसी तरह अगर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ इट इज रेनिंग देन फ्लोर इज वेट, इफ इट इज नॉट रेनिंग देन फ्लोर इज नॉट वेट, राइट? सो अगर ये चीज़ फॉल्स है, अगर रेन नहीं हो रही है, तो फिर फ्लोर इज वेट नहीं होना चाहिए। अगर ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, इसका मतलब है कि आपने जो बात कही वो सही कही कि P होगा तभी Q होगा, उसके अलावा अगर P नहीं है तो Q भी नहीं है। इसका मतलब P then Q is true. And the last thing is, if this is false and this is true, then what should be here? The question is what should be here? Just answer me this. Uh, नासिर सईद, प्लीज़ सेंड मी एन ईमेल। आपको मैं ईमेल एड्रेस भेज रहा हूँ अपना। काइंडली इस ईमेल एड्रेस पे जो मैंने अभी आपको भेजा है नासिर, इसके ऊपर अपनी ईमेल से मुझे ईमेल करें कि सर ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इसको ऐड कर दें, मुझे ईमेल्स नहीं आती। अच्छा, काफ़ी मिले जुले जवाब आ रहे हैं। मिले जुले से मतलब ये है कि एक जवाब नहीं आ रहा मेरे पास सबका। हर दो सही जवाबों के बाद एक गलत भी आ रहा है, दो दो गलत भी आ रहे हैं। सो 1 और 0 का मिक्सचर आ गया है मेरे पास जवाब। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग हियर। We are saying that if it is not raining, okay, what does this mean? This means that if P then Q, if not P then not Q, ठीक है? If it is P then Q, if not P then not Q. It is not specifically saying that Q can only happen when there is P. This is the point I am going to make here. P then Q का मतलब ये है कि अगर P है तो Q होगा। इट्स नॉट सेइंग कि Q सिर्फ तभी होगा जब P होगा। समझ आई बात? सो ये जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन आई है ना हमारे पास, ये यही कह रही है कि अगर P नहीं है और Q है, तो P देन Q ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक शख्स है जो कि कह रहा है ये है, एक शख्स कह लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं, ऐसे अहमद है ये। अहमद कह रहा है कि P होगा तो Q होगा, ठीक है? अली कह रहा है कि फ्लोर जो है वो Q, सिर्फ उसने प्रोपोजिशन दी है कि Q इज़ बैड। एट से आयशा इज सेइंग कि P इट इज़ रेनिंग। नाउ कंसिडर दिस सिनेरियो, ऑल ऑफ दिस सिनेरियो। आयशा ये कह रही है कि इट इज़ रेनिंग, अली ये कह रहा है कि फ्लोर इज़ वेट, अहमद ये कह रहा है कि अगर P होगा यानी बारिश होगी तो फर्श गीला होगा। एक्चुअली ये जो बात हम कह रहे हैं ना, ये जो 0 1 कह रहे हैं, ये हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है, ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह अपने जहन में बिठा लें कि इसका मतलब ये है कि आयशा झूठी है या सच्ची है, अली झूठा है या सच्चा है, हम ये देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आयशा सच्ची है और अली झूठा है, तो फिर अहमद सच्चा हुआ या झूठा हुआ? एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? सो अगर आयशा सच्ची है यानी कि बारिश हो रही है, और अली झूठा है कि फ्लोर वेट नहीं है, तो अहमद झूठा हुआ या सच्चा हुआ? अहमद ये कह रहा है कि अगर बारिश होगी तो फर्श गीला होगा। अब बारिश तो हो रही है लेकिन फर्श गीला नहीं है, तो इस सिचुएशन में अहमद झूठा हो जाएगा, क्योंकि अहमद ये कह रहा था कि अगर बारिश होगी तो फ्लोर वेट होगा। अब बारिश तो हो रही है लेकिन फ्लोर वेट नहीं हुआ, अहमद झूठा हो गया। इसी तरह अगर हम इस सिचुएशन को देखें, आयशा कह रही है, आयशा ने कहा कि इट इज़ रेनिंग, अली ने कहा कि फ्लोर इज़ वेट। अगर आयशा सच्ची है और अली भी सच्चा है, तो अहमद सच्चा साबित हुआ या झूठा साबित हुआ? सच्चा साबित हुआ, क्योंकि अली अहमद यही कह रहा था कि P देन Q, अगर P होगा तो Q होगा, अगर आयशा सच्ची होगी तो अली सच्चा होगा, ठीक है? तो अगर ये दोनों सच्चे हैं तो फिर अहमद की बात भी सही होगी कि अगर P होगा तो फिर Q होगा। इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आयशा झूठी है और अली भी झूठा है, तो अहमद की बात सच साबित हुई या गलत साबित हुई? अगर आयशा की बात झूठी है कि बारिश हो रही है, अगर ये बारिश नहीं हो रही,
और अहमद की बात के फ्लोर इज़ वेट भी झूठी हो गई, तो अली अहमद फिर भी सही साबित हो गया, क्योंकि अहमद का ये कहना था अगर बारिश होगी तो फ्लोर गीला होगा, तो अहमद फिर भी सही साबित हो गया। इसी तरह इस सिचुएशन को अगर हम देखें और हम ये देखें कि अगर आयशा झूठ बोल रही है और अली सच बोल रहा है, आयशा कह रही है कि बारिश हो रही है लेकिन ये बात झूठ है, एक्चुअली बारिश नहीं हो रही। आयशा का कहना ये है कि बारिश हो रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही, और अली का कहना ये है कि फ्लोर वेट है और ये बात सच है। तो अहमद इस जगह पर सही साबित हुआ या गलत, दैट इज़ द क्वेश्चन, आंसर मी दिस नाउ। नासिर सही, देर इज़ अ यूट्यूब चैनल जो कि आप जिस पे लेक्चर्स हैं सारे के सारे आप वहाँ से देख सकते हैं। किसी क्लास मेंबर से अगर आप रब्ता कर लें तो वो आपको यूट्यूब का एक लिंक भी भेज देगा चैनल का। Take your time class, take your time and then answer. It's not supposed to be a quick question answer session. नासिर मैंने आपको यूट्यूब चैनल का भेजा है लिंक, इस पे लेक्चर्स होंगे सारे पुराने। अहमद ये कह रहा है कि अगर बारिश होगी तो फर्श गीला होगा। आयशा ने झूठ कहा कि बारिश हो रही है। अली ने कहा कि फ्लोर इज़ वेट, फ्लोर वेट था, सही थी बात। अहमद की बात सच साबित हो जाएगी अब भी। जो स्टूडेंट ज़ीरो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हाउ? अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, आई टोल्ड यू फ्रॉम द फर्स्ट thing we started to discuss in this class, it is going to get a little complicated. So अगर आयशा झूठ बोल रही है बारिश नहीं हो रही, फ्लोर इज़ वेट है, तो अहमद की ये बात कि बारिश होगी तो फर्श गीला होगा अब भी ट्रू साबित होती है। क्यों? क्योंकि अहमद ने ये कहा था, अहमद का कहना ये है कि अगर बारिश होगी तो फ्लोर वेट होगा। अहमद ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि अगर बारिश होगी फ्लोर सिर्फ तब ही वेट होगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको इस जुमले का? अहमद ने ये कहा था बारिश होगी तो फर्श गीला होगा, अहमद ने ये नहीं कहा था कि फर्श सिर्फ तभी गीला होगा जब बारिश होगी। तो अहमद की बात अभी भी सच है, फ्लोर वेट है, बारिश नहीं हो रही, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अहमद का कहना ये है कि पहले आपने प्रेमिस को देखना है। अगर बारिश हो रही हो और फर्श गीला ना हो तब आप अहमद को झूठा बोल सकते हैं, क्योंकि अहमद का कहना यह था कि बारिश होगी और फर्श गीला होगा। अगर बारिश हो रही हो और फर्श गीला ना हुआ हो तब आप अहमद को झूठा कहें। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि बारिश हो रही हो और फर्श गीला ना हो, उसके अलावा अहमद हर सिचुएशन में सही साबित हो रहा है। बारिश हो रही है, फर्श गीला है, ये तो एक काफ़ी कंक्रीट सिचुएशन है, अहमद सही साबित हो गया। बारिश नहीं हो रही, फर्श गीला नहीं है, तो अहमद भी तो यही कह रहा था कि बारिश होगी तो फर्श गीला होगा। ओके, बारिश नहीं हो रही लेकिन फर्श गीला है, तब भी अहमद सही साबित है। क्यों सही साबित है? इस वजह से सही साबित है क्योंकि अहमद ने ये हरगिज़ नहीं कहा था कि फर्श सिर्फ तभी गीला होगा जब बारिश हो रही होगी। यही कन्फ्यूजन हमें, ये एग्जैक्ट यही कन्फ्यूजन हमें हो रही थी जब हम और को डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमें ज़्यादा बेहतर तब समझ में आई जब हमने एक्सक्लूसिव और को डिस्कस किया। और यही कन्फ्यूजन हमें अब हो रही है जब हम इम्प्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, और ये चीज़ तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम इससे अगला कनेक्टिव पढ़ेंगे, विच इज़, आगे आते हैं तो उसको इसके ऊपर बात करते हैं। पहले मैं मोहम्मद अनस से पूछ लूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी मोहम्मद अनस। सर एक पैटर्न देखने में इस तरीके से आ रहा है कि अगर कंक्लूजन आपका क्या नाम है जीरो हो जाता है तो आपका क्या नाम है वो आंसर भी जीरो आ रहा है। नहीं, ऑलवेज़ नहीं, क्योंकि अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर तो कंक्लूजन अगर आपका ज़ीरो है तो वो इस सिचुएशन में भी ज़ीरो है और इसमें भी ज़ीरो है, लेकिन इसमें आपका जवाब ज़ीरो है, इसमें आपका जवाब वन है। सो नॉट ओनली कंक्लूजन, क्योंकि ये इम्प्लीकेशन की बात हो रही है तो हम सिर्फ एक चीज़ को देख कर डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि जब जब आपका कंक्लूजन ट्रू है तब तब चीज़ ट्रू है, लेकिन सिर्फ तब ट्रू नहीं है। अगर आपका कंक्लूजन फॉल्स है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी प्रेमिस भी फॉल्स थी, तब भी ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, सो टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। सो रैपिंग अप इन जस्ट अ फ्यू वर्ड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस वाज जस्ट अ थिंग जो कि आपको थोड़ा सा सही से समझा सकेगी कि ये क्या है। जो मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं ना,
वरना मैं सिर्फ ये भी यूज़ कर सकता हूँ कि पी देन क्यू फॉल्स होगा या ट्रू होगा, क्यू ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इट वुड हेल्प यू कि एक्चुअली हम बात क्या करना चाह रहे हैं, राइट? तो राइट, सो अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ और मैं थोड़ा सा और इसको चेंज करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि P कोई एक प्रोपोजिशन होगी, Q कोई प्रोपोजिशन होगी, P देन Q देन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये जो चीज़ मैंने यूज़ की आयशा अली और अहमद वाली, ये एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकती है कि आप सही सही किस सिमत में जा रहे हैं और किस तरह से आपने सोचना है। ये मैं एक सोचने का तरीका आपको बता रहा हूँ। P अगर ट्रू है, Q और अगर Q फॉल्स है, तो फिर P देन Q फॉल्स हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? कि अगर आयशा की बात सच्ची है और अली की बात जो भी है ये झूठी है, तो फिर अहमद की बात भी झूठी साबित होती है। ठीक है, अगली चीज़ पर आते हैं। अच्छा, इस इम्प्लीकेशन को आप इफ़ देन भी कह सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं कहने के। द इम्प्लीकेशन ऑफ पी एरो क्यू कैन ऑल्सो बी रेड एज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इफ़ बी देन क्यू हम इसको कह सकते हैं कि अगर पी होगा तो क्यू होगा। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पी इम्प्लाइज क्यू। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इफ़ पी क्यू, यानी कि इफ़ पी कॉमा क्यू भी कह सकते हैं। अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। पी ओनली इफ़ क्यू भी कह सकते हैं हम इसको, यानी कि अगर आप इसको रिवर्स करके सोचें तब भी ये सारी चीज़ें सही साबित होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्यू को कंडीशन करके सोचें और कहें कि अगर क्यू ट्रू होगा तो पी ट्रू होगा, इस सिचुएशन में भी आप एक्चुअली यही कह रहे होंगे कि पी देन क्यू। क्यू इफ़ पी भी आप कह सकते हैं, क्यू व्हेन पी भी। इन सब चीज़ों को अलग अलग मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ योर होम असाइनमेंट कि आप एक एक चीज़ पर रख कर इन बातों को समझेंगे। अपनी ट्रूथ टेबल बेशक वैसा का वैसा रखें जैसा मैंने यहाँ पर अभी बनाया है ये आपके सामने, लेकिन जिस तरह से मैंने अभी इसको रीड आउट किया है, आप हर तरह के इन चीज़ों को देखते हुए आप रीड आउट करेंगे। आप ये भी रीड आउट करेंगे पी इज़ सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू और नॉट, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ के देखेंगे। और हर तरह के डिस्क्रिप्शन देने के साथ साथ आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी डिस्क्रिप्शन आपको सूट कर रही है, आपको कैसे सही समझ में आ रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। These are some of the example of this implication. For example, if you buy your air ticket in advance, it is cheaper. If x is an integer, then x square is greater than or equal to 0. If it rains, the grass gets wet. If the sprinkles operate, the grass gets wet. Just a few examples. You can work it out on your home assignment. So this is a little exercise for you. Which of the following implications are true? These are some of the implication. यानी कि if something, then something. आपको क्या लगता है कि कौन सी इम्प्लीकेशंस ट्रू हैं? इफ़ माइनस वन इज़ एक मैं आपके सामने रीड करता हूँ, उसके बाद फिर जो है वो आप सब समझ लेंगे इसको कि एक्चुअली बात किस तरह से होगी। इफ़ माइनस वन इज़ अ पॉजिटिव नंबर, एक्चुअली माइनस वन पॉजिटिव नंबर नहीं है, बट लेट्स जस्ट से इफ़ माइनस वन इज़ अ पॉजिटिव नंबर देन 2 + 2 इज इक्वल टू फॉल्स। क्या ये पूरा जुमला ट्रू है या फॉल्स है? नीचे जवाब भी लिखा हुआ है, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे जवाब देंगे, उसमें सही गलत हो सकता है। इफ़ माइनस वन इज़ अ पॉजिटिव नंबर देन 2 + 2 इज इक्वल टू 5। क्या ये पूरा जुमला ट्रू है या फॉल्स है? ये पूरा जुमला ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया? इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको छोड़े, मैं आपको समझाता हूँ उर्दू में कि ये क्यों ट्रू है। ये जुमला ट्रू है, ये जुमला फॉल्स नहीं है, ये जुमला ट्रू है। क्यों ट्रू है? इफ़ माइनस वन इज़ पॉजिटिव नंबर देन 2 + 2 इज इक्वल टू 5। दोनों चीज़ें फॉल्स है ना। माइनस वन इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ये बात भी फॉल्स है। 2 + 2 इक्वल टू फॉल्स, ये बात भी फॉल्स है। समझ आ रही है बात? आमतौर पर इसको ऐसे कह लें कि इट इज़ कॉल्ड काइंड ऑफ अ, जिसको उर्दू में कहते हैं तंजिया जुमला है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, और आप आगे से ये जुमला कहते हैं कि अगर लेट मी ट्राई टू रिफ्रेश दैट ताकि इसको थोड़ा सा हम क्लियरली समझ सकें। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको ये कहा कि आपके पास 10 अरब रुपए हैं, तो आप जवाब में मुझे ये कहते हैं कि अगर चांद के ऊपर पाकिस्तान का झंडा है तो मेरे पास 10 अरब रुपए हैं। ये दोनों बात सच हो गई ना। ये पूरा जुमला सच है कि अगर चांद के ऊपर पाकिस्तान का झंडा है तो मेरे पास 10 अरब रुपए हैं।
क्यों ये बात सच है? क्योंकि दोनों बातें फॉल्स हैं। प्रेमिस फॉल्स है और उसका रिजल्ट भी फॉल्स है, अज्यूमिंग कि आप में से किसी के पास 10 अरब रुपए नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर -1 पॉजिटिव नंबर है ना, तो फिर 2 + 2 = 5 है। इसका कहना ऐसा ही है कि अगर 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 फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट का नाम लेता हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, आई एम जस्ट गिविंग इट फॉर एन एग्जांपल। मैं कहता हूँ कि अगर अब्दुल राफे पास हो गए ना, तो फिर मेरा नाम जुबैर नहीं। इस सिचुएशन को अगर आप देखें तो थोड़ा थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह अगली अगर एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं कि इफ़ -1 इज़ अ पॉजिटिव नंबर देन 2 + 2 = 4। अब इस चीज़ को अगर देखें तो इसके अंदर भी वही चीज़ हो रही है। इट इज़ द सेम थिंग एज अबव, बिकॉज इट इज़ ट्रू। अगर मैं यहाँ पर -1 को पॉजिटिव नंबर रखता हूँ तो 2 + 2 = 4। क्या फर्स्ट चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? सेकेंड चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? अब इसमें देखें तो सेकेंड चीज़ ट्रू हो गई है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ फॉल्स है। अगेन वही बात जो कि लास्ट सिचुएशन हमें कंफ्यूज कर रही थी, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि हमने ये तो नहीं कहा ना कि 2 + 2 = 4 सिर्फ तभी ट्रू होगा जब -1 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अगर पहली चीज़ फॉल्स भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी चीज़ अगर ट्रू है तो ट्रू है। फॉल्स सिर्फ एक कंडीशन में होगी इम्प्लीकेशन, वो तब कि जब कंडीशन ट्रू ना हो और इम्प्लीकेशन ट्रू, सॉरी, कंडीशन ट्रू हो और इम्प्लीकेशन ट्रू ना हो रही हो। कि जो कंडीशन आपने लगाई थी वो तो ट्रू है, वो हो रही है, लेकिन आपने जो काम कहा था उसकी बेस के ऊपर अगर वो नहीं हो रहा तो फिर कंडीशन इम्प्लीकेशन फॉल्स हो जाएगी। अदरवाइज हर सिचुएशन में इम्प्लीकेशन ट्रू होगी। अब आते हैं अगली चीज़ के ऊपर जो कि या तो आपकी पिछले कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर देगी या उनको ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड कर देगी। ये सारी चीज़ें क्लियर आपको तब होंगी जब आप जाकर इन पे असाइनमेंट्स करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, बुक्स निकालें, मुख्तलिफ तरह के एक्सरसाइजेस निकालें, इंटरनेट से सॉल्व करें उनको। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय बाय कंडीशनल? अब हम एक चौथे, सॉरी, पांचवें कनेक्टिव के ऊपर आ गए। वी डिस्कस्ड एंड, और, एक्सक्लूसिव और, implication, and now biconditional. Biconditional is pretty much the same thing as implication. यानी कि if P then Q. This is the proposition. If P then Q. The biconditional proposition P and P biconditional true is the proposition that is true when P and Q have the same truth values. It is false otherwise. अब कहने का मतलब ये है कि अगर P और Q दोनों ट्रू हो जाती हैं, जिस तरह हम एग्जांपल में यहाँ पर अगर देखें, आयशा और अली दोनों ट्रू हैं, दोनों सच्चे हैं या दोनों झूठे हैं, तब अहमद की बात को हम सही कहेंगे इन बाय कंडीशनल, अदरवाइज हम उनको फॉल्स कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी बात वही हो रही है कि P then Q, लेकिन यहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं कि P होगा तो Q होगा, साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि Q सिर्फ तभी होगा जब P होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है आम लफ्ज़ों में कि या तो दोनों होंगे या नहीं होगा, या तो दोनों चीज़ें ट्रू होंगी या दोनों ही चीज़ें फॉल्स होंगी, और कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। ये है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल का मतलब यही है कि दोनों तरफ से कंडीशंस आ रही हैं, या तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी या दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है। इसकी आम एग्जांपल ये है कि इट इज़ रेनिंग एंड देयर आर क्लाउड्स। एक एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, बल्कि शायद ये भी थोड़ा सा क्लियर नहीं रहेगी, बल्कि आपसे मैं पूछता हूँ इसकी एग्जांपल क्या है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या है, आपको समझ में आ जानी चाहिए चीज़। आप मुझे बताएं कि इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है कि दोनों चीज़ें या तो साथ एग्जिस्ट करेंगी या दोनों की दोनों चीज़ें ही एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक एग्जिस्ट कर रही हो और दूसरी एग्जिस्ट ना कर रही हो। ना ही ऐसा हो सकता है कि दूसरी एग्जिस्ट कर रही हो और पहली एग्जिस्ट ना कर रही हो। ऐसा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कि दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हो या तो, या दोनों ही एग्जिस्ट ना कर रही हो। इसकी कोई एग्जांपल मुझे बताएं। नहीं शाहजेब, थोड़ा सा और इसको सही करें। शाहजेब की एग्जांपल मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, अपनी सोच के मुझे बताएं।
नहीं 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 नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। आप सब जितनी भी कंडीशंस बता रहे हैं वो इम्प्लीकेशन है, बाई कंडीशनल कोई नहीं बता रहा। जिस तरह कुछ मैं रीड आउट करता हूँ और बताता हूँ कि वो क्यों गलत है, मैं अब भी सही आपको एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, जिसमें रीड आउट कर रहा हूँ और मैं उनमें गलतियाँ बता रहा हूँ। शाहज़ैब जैन का कहना है, अगर आप चाहें कंफ्यूज ना होना चाहें तो बेशक अपने कान बंद कर लें अभी, क्योंकि अभी मैं गलतियाँ बता रहा हूँ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की। शाहज़ैब जैन का कहना ये है कि ही मर्डर्ड हर ही विल बी पनिश्ड, यानी कि उसने उसका कत्ल किया, उसको सज़ा मिलेगी। अब इनका कहना ये है कि अगर ही मर्डर्ड हर, उसको सज़ा मिलेगी, इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें होंगी वरना एक भी चीज़ नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको सज़ा मिलेगी लेकिन उसने उसको कत्ल ना किया हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जस्टिस सिस्टम। हो सकता है कि ही विल बी पनिश्ड ट्रू हो लेकिन उसको सज़ा किसी और चीज़ की मिल रही हो, उसने उसको उसको कत्ल ना किया हो। तो यहाँ पर तो एक चीज़ ट्रू हो गई, दूसरी फॉल्स हो गई। इसी तरह मोहम्मद मुजम्मिल कह रहे हैं कि खाना पकेगा आग जलेगी, खाना पकेगा आग जलेगी। तो यस इट इज़ ट्रू कि भाई खाना पकेगा तभी सिर्फ जब आग जलेगी, लेकिन आग सिर्फ तभी तो नहीं जलेगी जब खाना पकेगा। हो सकता है आग जल रही हो और चाय बन रही हो, आग जल रही हो पानी गर्म हो रहा है, तो इस सिचुएशन में एक कंडीशन तो फॉल्स रही खाने बनने वाली, लेकिन आग तो जल रही है। इसी तरह पेट्रोल होगा तो बाइक चलेगी, अगेन इट इज़ एन इम्प्लीकेशन। अगर पेट्रोल नहीं है तो बाइक नहीं चलेगी, ठीक है, अगर पेट्रोल है तो बाइक चलेगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि पेट्रोल हो और बाइक ना चले। मैं आपको सिर्फ गलतियां बता रहा हूँ कि क्या है, सही हो सकता है कि मैं ना बताऊं और आपके जहन में अगर आ जाती है चीज़ तो दैट्स ओके। अगर नहीं आती है तो यही समझना हमारे लिए बहुत होगा कि ये चीज़ इम्प्लीकेशन है। जासिर आजम की जो जो एग्जांपल है ये थोड़ी बहुत मुझे रिलेटेबल लग रही है। ही सेइंग कि सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी, सूरज निकलेगा रोशनी होगी। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आउटवर्ड्स। आप किसी मैदान में हैं, ठीक है, कोई किसी घर में नहीं है, कोई आपके पास छत वगैरह नहीं है, ये प्रेमिस है हमारे। हम ये कहते हैं अगर सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी, तो सूरज निकलेगा तभी रोशनी होगी, या ऐसा हो सकता है कि रोशनी हो सूरज ना निकला हो? अगर ऐसा हो सकता है कि रोशनी हो सूरज ना निकला हो तो फिर ये बाय कंडीशनल नहीं है, ठीक है। सो चलें, आपकी एग्जांपल्स आ गई हैं मेरे पास। कुछ एग्जांपल्स हम इनकी अब यहाँ देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली बात क्या हो रही है। सो द बाय कंडीशनल पी देन क्यू हम कहते थे जब इम्प्लीकेशन होती थी, अब हम इसको कहेंगे पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, या पी इफ क्यू भी कह सकते हैं हम इसको शॉर्ट में। इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट करके आप सिर्फ इफ भी कह सकते हैं, बट दैट इफ शुड बी विथ 2 एफ्स, इफ, ठीक है। सो पी इफ क्यू क्या एग्जाम्पल है इसकी? फॉर एग्जाम्पल ये एक दूसरे नंबर की एग्जाम्पल लेते हैं। द अलार्म गोज ऑफ इफ अ बर्गलर ब्रेक्स इन, अगर चोर घर में दाखिल होगा तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। अगर चोर घर में दाखिल नहीं होता, बेशक बाहर ही खड़ा हुआ है, अलार्म नहीं बजेगा। अलार्म क्या किसी और वजह से बज सकता है? नहीं, अलार्म का काम ही यही है कि वो तब बजेगा सिर्फ जब बर्गलर आएगा, और बर्गलर जब आएगा अलार्म तभी बजेगा। ये दोनों कंडीशंस आपस में जो है वो बाय कंडीशनल है। अलार्म गोज ऑफ इफ अ बर्गलर ब्रेक्स इन, इफ पी देन क्यू, या इफ क्यू देन पी। इसको दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं। आप ये भी पढ़ सकते हैं कि अगर अलार्म बजेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्गलर आ गया, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर बर्गलर आएगा, चोर आएगा, तो अलार्म बजेगा। इसी तरह दूसरी चीज़, यू मे हैव पुडिंग इफ़ यू ईट योर मीट, यानी कि अगर आप खाना खा लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाना खा लेंगे तो आपको आइसक्रीम मिलेगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको आइसक्रीम सिर्फ तभी मिलेगी जब आप खाना खा लेंगे। तो जब आप खाना खा लेंगे, अगर आपने खाना खा लिया तो इसका मतलब है आपको आइसक्रीम मिल जाएगी, या अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने खाना खा लिया। ये दोनों तरफ से कंडीशन काम कर रही होती है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब यही है कि अगर दूसरी चीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि पहली चीज़ हो चुकी है, या अगर पहली चीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि दूसरी चीज़ हो चुकी है। इम्प्लीकेशन में ऐसा नहीं है। इम्प्लीकेशन में ऐसा हो सकता है कि दूसरी चीज़ हो रही हो और पहली चीज़ ना हुई हो, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा।
कि पहली चीज़ हो रही हो दूसरी ना हुई हो, तब भी ये चीज़ ट्रू होती थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक दूसरे शख्स की, जो कि से उसका नाम हम रख लेते हैं साजिद, और वो ये कह रहा है कि पी बाय कंडीशनल क्यू, दोनों कंडीशंस आ रही हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये चीज़ फॉल्स होगी, क्योंकि सारी बाई कंडीशनल का मकसद ही यही है कि दोनों चीज़ें होंगी एक साथ या दोनों नहीं होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हो और दूसरी ना हो, ज़ीरो। दोनों हैं, हो सकती हैं, इट इज़ पॉसिबल। दोनों नहीं है तब भी ट्रू है ये बात साबित हो जाती है। साजिद की बात सही है कि P होगा तभी Q होगा और Q होगा तभी P होगा, क्योंकि ना P हो रहा है ना Q हो रहा है। बात सही साबित है अभी भी इसकी। इसी तरह 0 और 1 नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि P हो और Q ना हो, क्योंकि साजिद ये कह रहा है कि P होगा तभी Q होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि Q हो और P ना हो। तो ये सिचुएशन नहीं हो सकती, इस वजह से ये चीज़ फॉल्स है। सो द आंसर इज 0 1 1 0। This was biconditional. It's called if and only if, or just we can call it if with an emphasis on f. दो दफ़ा if आएगा, f आएगा। Yes, वजाहत अली, good example. If 0.3 points are existing, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर एक इनक्लोज्ड शक्ल 3 पॉइंट्स की बनी हुई है तो इसका मतलब है कि वो ट्राइंगल है, या अगर ट्राइंगल है तो इसका मतलब है कि वो एक शक्ल है एक 3 पॉइंट की। इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल। सो दोनों चीज़ें ट्रू हो सकती हैं। अगर वो 3 पॉइंट की शक्ल नहीं है तो फिर वो ट्राइंगल भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 3 पॉइंट की शक्ल हो और वो ट्राइंगल ना हो। सो इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल अगेन ऑफ बाय कंडीशनल। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप जाके इसको स्टडी कीजिएगा, ख़ुद जाकर देखिएगा। कुछ वर्ड्स आप समझ लें अभी, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे एक क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड एरिया में दाखिल हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद। सो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लें, कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ प्रोपोजिशन दिस। अगर मैं कहूँ कि इस प्रोपोजिशन की कन्वर्स प्रोपोजिशन क्या होगी। अच्छा, ये कन्वर्स और इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव सिर्फ अप्लाई होते हैं कंडीशनल इम्प्लीकेशन के ऊपर, इम्प्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल, एंड और वगैरह के ऊपर उतने ज़्यादा अप्लाई नहीं होते ये। सो कन्वर्स का मतलब ये है कि इट्स कन्वर्स, द कन्वर्स ऑफ द प्रोपोजिशन दिस इज़, इसका बिल्कुल उलट कन्वर्स, क्यू देन पी। देन को उल्टा नहीं करेंगे हम, देन वैसा का वैसा रहेगा, प्रोपोजिशंस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। दिस विल बी कॉल्ड अ कन्वर्स प्रोपोजिशन। अब इसकी कन्वर्स प्रोपोजिशन क्या होगी, इसकी कन्वर्स प्रोपोजिशन ये होगी। इन्वर्स प्रोपोजिशन ये होती है कि प्रोपोजिशन की इम्प्लीकेशंस वही रहें, जगह वही रहें, सिर्फ निगेशन आ जाए दोनों प्रोपोजिशंस के ऊपर, पूरे के ऊपर नहीं, ब्रैकेट लगा के पूरे के ऊपर नहीं कि ये पूरा जुमला गलत है, बल्कि सिंगल प्रोपोजिशंस के ऊपर आप नॉट लगा देंगे तो इट विल बी इन्वर्स, कि नॉट पी देन नॉट क्यू। दिस विल बी एन इन्वर्स प्रोपोजिशन। इसी तरह इसकी कॉन्ट्रापॉजिटिव प्रोपोजिशन ये होगी कि आप इम्प्लीकेशन को वैसा ही रखें, इन दोनों की जगह चेंज करके उन पर नॉट लगा दें, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें। P देन Q की जगह Q देन P कर दें, लाइक इन अ कन्वर्स, और फिर इन दोनों के ऊपर निगेशन लगा दें। दिस विल बी योर कॉन्ट्रापॉजिटिव प्रोपोजिशन। इनको किस तरह से रीड आउट किया जाता है, यू कैन फिगर दैट आउट योर सेल्फ। हर चीज़ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं हर चीज़ को रीड आउट करूँ। Truth tables, we all know what truth tables is. Truth tables are used to show या define the relationships between the truth values. इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस के दरमियान आप बता सकते हैं, और साथ ही साथ कंपाउंड के दरमियान इंडिविजुअल प्रोपोजिशन की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स आप ये भी बता सकते हैं ट्रूथ टेबल के अंदर, और उनके कंपाउंड की क्या प्रोपोजिशन ट्रू या फॉल्स होती है आप ये भी बता सकते हैं। तो ये शो करने के लिए जो टेबल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल को बनाया किस तरह से जाता है, इस तरह से बनाया जाता है। वी ऑल नो दैट कि पी, आप पी की वैल्यूज़ लिखेंगे सारी, फिर क्यू की वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर जो वैल्यू आपको चाहिए हो आप वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फॉर दिस। सो इस सिचुएशन में आप इसका ट्रूथ टेबल की वैल्यूज़ लाएंगे, फिर इसके ट्रूथ टेबल की वैल्यूज़ लाएंगे, और उन दोनों के दरमियान और कर देंगे। तो आपने पहले पी एंड क्यू निकाला, फिर आपने नॉट क्यू निकाला, फिर आपने इन दोनों के दरमियान जब और किया तो आपके पास ये जवाब आ गया कि 0 और 1 का और क्या होगा, 1 होगा, 0 0 का और 0 होगा, 0 1 का और 1 होगा, 1 0 का और 1 होगा। ठीक है। सो
दिस इज़ हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फॉर एनी ऑफ द गिवन प्रॉब्लम्स। अच्छा, जिस तरह अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हमारे पास रूल होता है जो कि बीओ डिमास रूल या बॉड मैस रूल जो होता है, जिसमें आप पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद एडिशन करते हैं। बिल्कुल इसी तरह लॉजिकल रिलेशनशिप्स के अंदर भी हम ये काम करते हैं, और लॉजिकल में जो इसका तरीक़ेकार है वो कुछ इस तरह से। हाउएवर ये तरीका तो है खैर कि सबसे पहले निगेशन को सॉल्व करेंगे आप, फिर कंजक्शन को, एंड को सॉल्व करेंगे, फिर और को, फिर इम्प्लीकेशन को, और आखिर में बाय कंडीशनल को। ये तो करेंगे ही आप, लेकिन बेहतर तरीका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में यही होता है कि आप रादर देन कि आप इन रूल्स को फॉलो करें, आप अपनी स्टेटमेंट को पैरेंथेसाइज करें। अगर आप पैरेंथेसाइज कर देंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड रादर देन रिमेंबरिंग दिस होल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, तो इसमें पहले क्या मैं एंड लूँ इन दोनों का और फिर पी को अंदर माइनस कर दूँ? तो नो, आप पहले पी को निगेट करें, फिर आप आर को निगेट करें, फिर आप क्यू एंड नॉट और करें, और उसके बाद फिर आप नॉट पी एंड और दिस करें। तो और को आप बाद में करेंगे, आप पहले एंड को सॉल्व करेंगे, उससे पहले आप पैरेंथेसाइज कर दिया। तो जवाब जो आपकी समझ में आने वाली चीज़ है वो थोड़ी सी बेहतर समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो ऑल ऑफ थिंग्स वी डिस्कस्ड आर रिलेटेड टू लॉजिक। वी डिस्कस जीरोज एंड वंस। लॉजिक इज़ मोर प्रिसाइज देन नेचुरल लैंग्वेज। यू मे हैव केक और आइसक्रीम, ये एक इंग्लिश का जुमला है। यू मे हैव केक और आइसक्रीम, बट व्हेन यू हैव डिस्कस्ड इन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स और आपने लॉजिक की बात कर ली है, तो यू नो कि इट इज़ अ फ्लॉड स्टेटमेंट। यू मे हैव केक और आइसक्रीम। द क्वेश्चन देन प्रिसीडिंग क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी कैन आई हैव बोथ? तो this was the complication that we were discussing in our last class. If you buy your air ticket in advance, it is cheaper. तो क्या सिर्फ तभी cheaper होगा जब मैं एडवांस में लूँ? नहीं, कुछ और भी तो चीप तरीके होते हैं जिससे आपको चीप एयर टिकट मिल सकता है। तो इसको सही से डिफाइन किया जा सकता है यूजिंग लॉजिक। फॉर दिस रीज़न लॉजिक इज़ यूज्ड फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। जब भी हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन कर रहे होते हैं, चीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं, एल्गोरिदम्स लिख रहे होते हैं, तो वी राइट दैट इन लॉजिक कि अल्गोरिदम काम करेगा, लेकिन लॉजिक आप बताएंगे कब कब क्या क्या काम होने। क्या कोई काम खुद ही हो सकता है? क्या कोई काम होने के लिए किसी चीज़ की कंडीशन है? क्या कोई काम एक दूसरे के साथ हो सकता है, या उसके लिए कोई कंडीशन आ रही है, या वो अकेला नहीं हो सकता? ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड बी फॉलोड वाइल राइटिंग एन एल्गोरिदम और अ सॉफ्टवेयर ऑन स्पेसिफिकेशन। इसी तरह से इन सारी चीज़ों को बिट वाइज ऑपरेटर भी कहा जाता है। जिस तरह से अभी हमने ये सारे पढ़े ना, इनको बिट वाइज ऑपरेटर भी कहा जाता है। लेट सपोज एक आपके पास, अच्छा कुछ चीज़ें आपको शायद अंदाज़ा हो, पढ़ी हो आपने, वरना मैं रिपीट करवा देता हूँ। एक बिट का मतलब ये होता है कि एक ज़ीरो या एक वन। जब कलेक्शन ऑफ बिट्स आ जाती हैं तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग या बिट स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ बिट्स। जिस तरह से ये एक बिट स्ट्रिंग है जो मैंने सेलेक्ट की है, ये एक दूसरी बिट स्ट्रिंग है जो मैंने सेलेक्ट की है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ द नंबर ऑफ बिट्स। वी ऑल नो कि इसकी लेंथ कितनी है, जितने इसमें बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसकी लेंथ है। और लॉजिकल कनेक्टिव्स कैन बी अप्लाइड, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और एंड जितने भी हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़े। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बिट स्ट्रिंग, दिस इज़ अनदर बिट स्ट्रिंग, तो वी कैन अप्लाई बिटवाइज ऑपरेटर ऑन दैट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिटवाइज और ऑपरेट करता हूँ तो इसका जवाब ये स्ट्रिंग बन जाएगी। क्यों? बिकॉज 0 0 और अगर लगता है तो 0 हो जाता है, 1 1 और 1 होता है, 1 0 और 1 होता है, 0 1 और 1 होता है, 1 0 और 1 होता है। इस तरह आप एंड का भी निकाल सकते हैं, जोर का भी निकाल सकते हैं। इट्स like you can say कि it's another form of writing the truth table. It's just not in a horizontal way, it's in a vertical way. जब आप ट्रूथ टेबल लिख रहे होते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल वे में लिख रहे होते हैं, ये 0 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा। इसमें भी आप यही करें, ये 0 है, ये 1 है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा। इट्स जस्ट हाउ यू सॉल्व अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रादर देन राइटिंग इन अ टेबल। अच्छा, इक्विवेलेंसीज की बात करते हैं। दो प्रोपोजिशंस इक्विवेलेंट भी हो सकती हैं, इक्वल नहीं हो सकती, इक्विवेलेंट हो सकती हैं। टू मैनिपुलेट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जिसको हम प्रोपोजिशंस कहते हैं, फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिकल आर्गुमेंटेशन एन इम्पोर्टेंट स्टेप इज टू रिप्लेस वन स्टेटमेंट विद एन अदर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू सेम हो।
ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की हम डिस्कस करेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंसेस को डिस्कस करेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंसेस के लॉज को डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुछ मिनट्स हैं अभी क्लास के, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। दीज आर सम ऑफ द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। कुछ डेफिनेशंस हैं। एक चीज़ होती है इसको कहा जाता है टॉटोलॉजी, एक चीज़ होती है इसको कहा जाता है कॉन्ट्रडिक्शन, एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है कंटिंजेंसी। टॉटोलॉजी एक ऐसी प्रोपोजिशन को कहा जाता है, एक ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन को कहा जाता है, यानी कि सिर्फ पी या सिर्फ क्यू को मैं टॉटोलॉजी नहीं कह सकता। टॉटोलॉजी में एक कंपाउंड स्टेटमेंट को कहूँगा, वो चाहे पी एंड क्यू हो, पी एंड नॉट क्यू हो, पी इम्प्लाइड क्यू हो, वट एक कंपाउंड प्रोपोजिशन को मैं टॉटोलॉजी कहूँगा अगर एक ऐसी कंपाउंड स्टेटमेंट है जो कि हमेशा ट्रू है, तो उसको मैं कहूँगा टॉटोलॉजी, जो कि कभी फॉल्स नहीं हो सकती, उसको मैं कहूँगा टॉटोलॉजी। और अगर एक ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन है जो कि हमेशा फॉल्स है, कभी ट्रू नहीं हो सकती, उसको मैं कहूँगा कॉन्ट्रडिक्शन। और अगर एक ऐसी प्रोपोजिशन है जो कि ना ही टॉटोलॉजी है ना ही कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि ना ही वो हमेशा ट्रू है ना ही वो हमेशा फॉल्स है, यानी कि वो ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है, उसको हम कहते हैं कंटिंजेंसी। जिस तरह एक सिंपल टॉटोलॉजी की अगर एग्जांपल लेते हैं, तो ये एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है विच इज़ अ टॉटोलॉजी। क्यों है ये टॉटोलॉजी? क्योंकि ये हमेशा ट्रू है। पी और नॉट पी, इफ़ दिस इज़ ज़ीरो तो आपको पता है नॉट पी तो 1 हो जाएगा। अगर ये 0 है और ये 1 है तो और टोटल क्या निकलेगा? 1। अगर ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, और ऑल क्या निकलेगा? 1। अगर ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ऑल क्या निकलेगा? 1। यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप p को ट्रू या फॉल्स रखें और ये फिर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ये चीज़ फॉल्स हो सके। इसी तरह ये चीज़ कभी ट्रू नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि p भी हो एंड साथ ही साथ नॉट p भी हो, ये चीज़ कभी ट्रू नहीं हो सकती, इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। इसके अलावा जितनी भी प्रोपोजिशंस होती हैं ना, कंपाउंड प्रोपोजिशंस, उनको कंटिंजेंसी कहा जाता है, यानी कि ऐसी प्रोपोजिशंस जो कि ना ही हमेशा ट्रू हो ना ही हमेशा फॉल्स हो। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हम यूज़ करेंगे आगे जाके। अब आते हैं इक्विवेलेंस के ऊपर, जो कि मैं बात कर रहा था। प्रोपोजिशन P और Q को हम कह सकते हैं कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं अगर P बाय कंडीशनल Q इज़ अ टॉटोलॉजी, यानी कि P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q अगर हमेशा ट्रू है तो फिर हम कहेंगे कि P और Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अगर सिंपल इंग्लिश में इसको कहें तो हम ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि P एंड Q आर इक्विवेलेंट इफ़ व्हेनेवर P इज़ ट्रू Q इज़ ट्रू एंड वाइस वर्सा, यानी कि हमेशा ये ट्रू ही हो रहे हैं। इसकी नोटेशन इस तरह से लिखी जाती है। इक्वालिटी के ऊपर एक और बार आ जाती है। इक्वालिटी 2 बार्स होती हैं, इसके ऊपर एक तीसरी बार भी आ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस। इट इज़ नॉट अ लॉजिकल कनेक्टिव, ये हमेशा याद रखें। इट इज़ नॉट अ लॉजिकल कनेक्टिव, ये कनेक्टिव नहीं है इसकी तरह या एंड की तरह या और की तरह। इट इज़ जस्ट शोइंग यू कि P बराबर है Q के या नहीं। ओके, कुछ एग्जांपल्स इसकी हैं। फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम बात करते हैं, वी कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर दिस। अगर इसके लिए आप ट्रूथ टेबल बनाएं, ये भी आपके लिए एक्सरसाइज है, जाके इसको कीजिएगा, इसका ट्रूथ टेबल बनाइएगा और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि P और Q आखिर बराबर हैं या नहीं। एक और ये एग्जांपल आपके सामने है, एग्जांपल 25 है रोज़न की बुक से। ये बुक बेशक आप ना देखें, लेकिन आपके पास वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, आपने ये टेबल्स फिल करना है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा, आप लोगों से पूछूँगा कि किस जगह पर क्या वैल्यू आएगी वाई। किसी स्टूडेंट से भी मैं पूछ सकता हूँ, तो सब ने ये असाइनमेंट सॉल्व की हुई हो। और ये 2 और एग्जांपल्स हैं, इनकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। 2-3 और एग्जांपल्स हैं, इनकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। आगे जाकर ये चीज़ें दोबारा आएंगी तो हम इनको दोबारा तब डिस्कस कर लेंगे, रादर देन कि हम अभी इस लेक्चर में डिस्कस करें। So that's about it from today's class. We discussed a lot of things in today's class. सब चीज़ें आपने समझनी है, एक्सरसाइजेज लाजमी करनी है जाके, वरना कन्फ्यूजन बढ़ेगी और आगे जाके चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड जब हो जाएंगी तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि काश हम इन कॉम्प्लिकेशंस को इन दिनों में दूर कर लेते हैं। तो काइंडली एक्सरसाइजेस करें जाके, जो मैंने यहाँ पर रेफ़र की हैं उनके ट्रूथ टेबल्स, अपनी तरफ से ट्रूथ टेबल्स बनाएं, कंटिंजेंसी क्या होती है, एग्जांपल्स ढूंढें अपनी तरफ से, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं और फिर हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलें। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। क्वेश्चंस regarding your assignment, regarding your enrollment and everything will be discussed in tomorrow's class as well.
तो जाकर आप ये एक्सरसाइजेस करें, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इनरोलमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ अगर आपको आते हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास, सी यू टुमारो।